एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है गुड टच और बैड टच सिखाने की सूझी। हरियाणा भी इसकी चीज़ के लिए बदनाम है कि यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड थोड़ा ज़्यादा होता है। और फिर राजस्थान में मेरा कर्म क्षेत्र बना तो वहाँ भी यही दिक्कत है कि सत्यमेव जयते नाम का एक सीरियल आया था स्टार प्लस पे, जिसका जो प्रथम एपिसोड था फीमेल फिटिसाइड पे था। तो ये एक्ट ये कहता है कि आपको गर्भस्थ शिशु के उसके लिंग का पता बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। कि हरियाणा और राजस्थान विशेष रूप से इसके लिए हाईलाइट भी हुए कि अगर भ्रूण पता नहीं चलेगा तो बच जाएगा। फीमेल फिटिसाइड के लिए सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट होती है। 1000 का मेल चाइल्ड के मुकाबले फीमेल चाइल्ड की संख्या 888 रह गई थी। क्या हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि जहां हम ये बताते हैं कि बैड टच ऐसा दिखता है और गुड टच ऐसा दिखता है? बहुत सारे डाटा ये कह रहे हैं कि 100 घटनाओं में से 80 घटनाएं जान पहचान के लोग करते हैं और 80 में से भी 50 लोग रिलेटिव्स होते हैं। जैसे आप नाम लेते हैं गुड टच बैड टच, ये वो वाली बात कैसे बताएंगे? एक बेसिक डाउट जो किसी भी स्कूल के दिमाग में आता है, अंकल जो हमें घर के लोग टच करते हैं वो तो गुड टच होता है और जो हमें बाहर वाले टच करते हैं वो बैड टच होता है। इससे ज्यादा गलतफहमी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? कुछ समझदार माँ बाप आज उस टैबू को तोड़ के बता देते हैं। मजदूर के बच्चे को कौन बताएगा? आप तो पढ़े लिखे। बैड टच कैन कम फ्रॉम ए मेल एंड बैड टच कैन कम फ्रॉम ए फीमेल। कैसे अपने बच्चों को वो बताएं कि ये गुड टच है या बैड टच है? तो जैसे ही दिमाग में घंटी बजे तो सावधान हो जाना है और फिर हमें ऐसी टेक्निक अपनानी है कि वो गंदे वाले अंकल आंटी जब घर में आते हैं तो मुझे हमेशा गोद में बिठा के इस तरह से टच करते हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। अभी वो बताने की कोशिश करता है तो चूंकि उसको आधी नॉलेज है, उसको डर लगता है कि मम्मी डांट सकती है। मुझे मामा जी ने यहाँ टच किया, मुझे ताऊ जी ने यहाँ टच किया, वो हर रोज मुझे यहाँ टच करते हैं। कई बार तो बच्चे को थप्पड़ भी पड़ जाता है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। द मेजर गैप इज कम्युनिकेशन गैप। 3 तरह के लोगों से बच्चों को थोड़ा सा सावधान करिए। रिस्की रिलेटिव्स, नॉटी नेबर्स, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड्स। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं कि मैं तो इसलिए अभी से ये चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में उसको बड़ा बनना है। इंस्टाग्राम को आप देखिएगा अंकित, आपको बहुत छोटी बच्चियों के इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस एज में उनको इस तरह के डांस मूव्स करने चाहिए या इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए या इस तरह का एक्ट करना चाहिए छोटे बच्चों को, जो कि मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है और उस तरीके का नाम है नो गो टेल। जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, जितने भी गार्जियंस हमें सुन रहे हैं, वो इस बात को बहुत पॉजिटिव नोट पर लें। जिन नौनिहालों के लिए आप बहुत खूबसूरत भविष्य देना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी एक्स्ट्रा केयर आपको और खूबसूरत समाज बनाकर देगी। इसी उद्देश्य से आज का ये सेशन किया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जिन्होंने राजस्थान में अपनी सर्विसेज के साथ साथ वो कर दिखाया जो समाज की बेहतरीन आवश्यकता थी। आज हमारे साथ हैं नवीन जैन सर। आप 2001 के आईएएस ऑफिसर हैं, राजस्थान में वर्तमान में वित्त विभाग में सचिव हैं। आप इससे पहले कई जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे, साथ ही साथ चिकित्सा और शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे इन्हें बच्चों के लिए जो क्लास 2 से लेकर 12th तक हैं और उन्हें गुड टच और बैड टच सिखाने की सूझी। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें संभवतया आज के इस सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। केवल बच्चों को ही नहीं, आपको भी ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। शुरुआत से वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, थैंक यू वेरी मच। सर, हम लोग एक जर्नल इंट्रो से बात शुरू करेंगे, आपकी प्रेरणा जानेंगे और प्रेरणा जानते हुए समझेंगे कि कहाँ से आपको इसकी आवश्यकता लगी और क्या होता है गुड टच और बैड टच। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था और वहीं मेरा नरवाना नाम का एक कस्बा है जो छोटी सी नगर पालिका थी और वहीं पे मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई थी। कौन से जिले में आता है सर ये? ये एक जींद नाम का जिला है जो दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर है और वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक की कॉमर्स से पूरी की थी। उसके बाद मेरा पहली बार अपने घर से निकलना डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के लिए हुआ, जहाँ मैंने बीकॉम ऑनर्स किया और बीकॉम के साथ साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी शुरू कर दी थी अपना फाउंडेशन क्लियर करके।
तो मेरी सारी पढ़ाई जो है वो बेसिकली कॉमर्स और मैनेजमेंट की ही थी। फिर मैंने मास्टर ऑफ फाइनेंस पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और इसके बाद मैं दिल्ली चला गया, जहाँ मैंने अपनी CS की ट्रेनिंग पूरी करके और कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। ओके, तो फिर IAS बनने की प्रेरणा? जी, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ, उन बच्चों में से नहीं हूँ जो बचपन से सपना देखते थे कि मैं एक दिन IAS बनूंगा। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता था, कंसल्टेंसी बेसिकली मैं ज्वाइन करना चाहता था और इसीलिए मैंने कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर ऑफ फाइनेंस किया। डेफिनेटली मेरा IAS में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको फाइनली वहाँ तक ले जाती है। मेरी मैरिज हो गई थी 98 में और उसके बाद एक बच्ची मेरे घर में आई और मुझे लगता है कि उसके जन्म के बाद कहीं ना कहीं जो बहुत समय से मेरे फादर या मेरे आसपास के मेरे दोस्त मुझे प्रेरित करते थे, उस आइडिया ने मुझे एक बार कहा कि एक बार मुझे UPSC में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है। तो 98 दिसंबर का एग्ज़ाम जो निकला था, मैंने उसका फॉर्म भर के 99 का अटैम्प्ट और 2000 का अटैम्प्ट दिया। तो कॉमर्स ऑप्शनल के साथ? डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जी, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया तो मुझे उस समय के तत्कालीन जानकार दोस्तों ने, लोगों ने कहा कि कॉमर्स एक अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि इसके साथ दिक्कत ये आएगी कि उन दिनों में 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, आजकल तो एक लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे की चॉइस आपको नहीं मिलेगी। ये बात मैं तब समझा जब मैंने UPSC का सिलेबस देखा और फिर पता चला कि कॉमर्स में जितना भी आप आज तक पढ़ पाए हैं वो सारा एक सब्जेक्ट है और उसके साथ मैनेजमेंट अलाउड नहीं है कॉम्बिनेशन में। तो फिर मैंने, आपको जान के थोड़ी सी हैरानी भी होगी, मैंने पाली लैंग्वेज का लिटरेचर चूज़ किया सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, क्योंकि संस्कृत मेरी बहुत अच्छी थी और मैंने कहीं ना कहीं पाली के बारे में स्टडी किया तो पता चला कि एक अपभ्रंश है जो कि महात्मा बुद्ध ने अपने समय में लोगों को उस लैंग्वेज में उपदेश देने के लिए इस्तेमाल किया था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन कॉमर्स विद पाली लिटरेचर से ट्राई करेंगे और मेरा वो गैम्बल ठीक भी रहा अपनी जगह पे। बहुत सही। तो फिर आप राजस्थान कैडर में आए? हाँ, उसके बाद जब कार्डर डिक्लेयर हुआ, उन दिनों में अंकित ये था कि कार्डर आपको पहले मिल जाता था। समय समय पे व्यवस्थाएं हालांकि बदलती रही हैं, लेकिन हम इस मामले में लकी थे कि हम लोगों को एकेडमी में अपनी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने से पहले कार्डर पता चल चुका था कि हमारा ये कार्डर है। बहुत सही सर। तो आप तब से निरंतर राजस्थान राज्य में अपनी अलग अलग स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। आपकी जर्नी में, जब मैं आपसे मिलने से पहले, आज के इस शूट से पहले हम बात कर रहे थे, तब आपने जिक्र किया था कि आपका चिकित्सा विभाग में जब पदस्थापन हुआ जी, एक तो देखिए IAS ऑफिसर को सबसे ज़्यादा सुविधा इस बात की मिलती है कि वो ऐसी पोजीशन पर आते हैं किसी भी विभाग में जहां से अगर वो कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। आपने मुझे ये भी बताया था कि मैं एग्जीक्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो चिकित्सा विभाग की कुछ ऐसी यादगार घटना जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जहां से आज हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, वो क्या प्रेरणा थी कि आज हम गुड टच और बैड टच पर बात करेंगे? देखिए, क्या होता है कि हम जब मिडिल क्लास से संबंध रखने वाले लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं तो हमारी जिस तरह की फैमिली में हम लोग देखते हैं कि सरकार से हमारा कहाँ कहाँ वास्ता पड़ता है, बहुत लिमिटेड सा वास्ता पड़ता है, क्योंकि मेरे पिताजी पूरी तरह से एक बिजनेसमैन थे, मेरी पूरी फैमिली, दोनों तरफ की फैमिली मैं कहूँगा बिजनेस से रिलेटेड थी। तो सरकारी नौकरी से संबंधित लोगों की लाइफस्टाइल को देखने का कोई ज़्यादा मौका नहीं था। इसके अलावा कोई हमारे इस तरह के ज़्यादा काम नहीं था कि हमें जिला कलेक्टर या SDM के पास या पुलिस के पास जाना पड़े। इसीलिए हमारे लिए ये बड़ी ग्लैमरस पोस्ट थी और हम लोग DC हरियाणा में जैसा कि बोलते हैं कलेक्टर को, ये हमारे लिए एक उदाहरण हुआ करती है और मुहावरों में बदल चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और हमारे शहर में चूंकि एक SDM बैठता था तो मुझे याद है कि हम SDM को बहुत आदर से देखते थे। तो मेरी इनिशियल याददाश्त ये हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे हम एक बदलाव कर सकते हैं, मुझे लगा कि बदलाव इसलिए कर सकते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद ये दिमाग में आया कि पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने में, दुनिया को चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड करनी है, उसका फैसला लेने में डेफिनेटली इन सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर मैं आपको सही बताऊं तो IAS के बाद मुझे किस तरह का जॉब मिलेगा ये समझ मेरी उस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, मैं बिल्कुल साफ तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता था कि पॉलिसी मेकिंग में और देश को चलाने में एक बड़ा योगदान डेफिनेटली रहता है। और मुझे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में ये लगने लगा था कि शायद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना मेरी इस जीवन के लिए काफ़ी नहीं रहेगा। मुझे इससे बड़ा कन्वास चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोप चाहिए। तो इसी तरह से जब मैं मेडिकल एंड हेल्थ में आया तो मुझे लगा कि जो मेरी एक जिम्मेदारी है कि इस डिपार्टमेंट में जो योजनाएं चलती हैं उनको सही तरीके से चलाना है।
तो फिर अगेन मुझे ये लगा कि हाँ, ये तो रूटीन है, ये तो समहाउ चीज़ें हो रही हैं, होती जाएंगी। लेकिन उसी में एक जो फीमेल फिटिसाइड से रिलेटेड चीज़ मेरे दिमाग में सदियों से थी, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा भी इसकी चीज़ के लिए बदनाम है कि यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड थोड़ा ज़्यादा होता है नेशनल एवरेज से। और फिर राजस्थान में मेरा कर्म क्षेत्र बना तो वहाँ भी यही दिक्कत है कि वहाँ पर भी फीमेल फिटिसाइड की परसेंटेज नेशनल एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है। और एक आपको याद होगा कि सत्यमेव जयते नाम का एक सीरियल आया था स्टार प्लस पे, उसका जो प्रथम एपिसोड था, अगर आप याद करेंगे, वो फीमेल फिटिसाइड पे था। और उसमें राजस्थान को काफ़ी बुरी स्थिति में दिखाया गया था, काफ़ी उदाहरण राजस्थान से केंद्रित थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ था उसको देखने के बाद कि कभी मौका मिलेगा तो इस विषय में काम करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपको अवसर मिले। लेकिन MD/NHM की पोस्ट पे आते ही जब मुझे पता चला कि मैं राज्य स्तरीय PCPNDT कमेटी का भी चेयरमैन बनूंगा, तो मुझे लगा कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई है। और मैंने डिसाइड किया कि हम रूटीन से हटके लेकिन नियमों के दायरे में कुछ ऐसा इनोवेटिव करेंगे जिससे कि हम कुछ कर सकें। और अंकित, हमने सर, मैं बीच में आपसे निवेदन करूं, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत से सेक्टर्स से है और वो आपको तरह तरह से सुन रही है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फर्स्ट टाइम जान रहे होंगे कि फीमेल फिटिसाइड राजस्थान के लिए कैसे एक बड़ा बुरा शब्द बन गया था, कन्या भ्रूण हत्या। और PCPD, ये जो एक्ट आपने बताया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, तो इस एक्ट का तो हम थोड़ा सा एलोबरेटिव मैनर में अगर चलें तो इन लोगों का नॉलेज भी एनहांस होता रहेगा। मेरी ऑडियंस थोड़ी सी लर्निंग ऑडियंस है। अरे वाह जी, मतलब बिल्कुल। और ये मेरे लिए भी बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है। अब PCPNDT एक्ट का ऐसा है कि 1992 में इसका आना हुआ, 94 में इसके रूल्स बने, बाद में इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ। और इसके आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो कानून PCPNDT नाम हम बोलते हैं, एक्चुअली ये फीमेल फिटिसाइड के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करता, जबकि इसका पूरा एम फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। ये कहता है कि हिंदुस्तान में जब कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की डायग्नोस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने गर्भ में जो शिशु चल रहा है, उसके जो भ्रूण है, उसके लिंग का पता नहीं लगा सकती है। तो ये एक्ट ये कहता है कि आपको गर्भस्थ शिशु के, यानी कि आपके जो पेट में फिटस है, उसके लिंग का पता आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और उसका मकसद यही है कि अगर पता लगाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे यहाँ इतनी बुरी सामाजिक बुराई आ चुकी है कि अगर फैमिली को पता चलता है कि फलाना लेडी, हमारी बहू के पेट में एक कन्या पल रही है जो कि कुछ महीने बाद बाहर आएगी, तो लोग कई प्रकार की गलत तरीके इस्तेमाल करके हो सकता है कि अबॉर्शन करवा दें या वो महिला किसी दुर्घटना की शिकार हो जाए, सो कॉल्ड। ऐसा होता भी था सर कि समाज में पहले खुलेआम मार्केट में गर्भ में जो बच्चा है उसकी जानकारी जुटा लेते थे जी। और जानकारी पता चल गई कि ये कन्या भ्रूण है, तो आपने जो बात बोली है सत्य भी है। और यही कारण है कि हरियाणा और राजस्थान विशेष रूप से इसके लिए हाईलाइट भी हुए कि यहाँ पर जेंडर रेशो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। बिल्कुल सही। और 1000 पुरुषों के मुकाबले नंबर 1000 महिलाओं का नहीं था, कहीं 900 था, तो कहीं बहुत ही बुरी स्थिति तक भी कई जिले पहुंच गए थे। बिल्कुल सही। और संभवतया इसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर भ्रूण पता नहीं चलेगा तो बच जाएगा। बिल्कुल सही है। आज के रिजल्ट्स में क्या देखते हैं आप कि आप जब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने आप को पाए, आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बिल्कुल, आपने क्या तरीके अपनाए ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एकदम आज हम अगर पहुंचे, जैसा आप मुझे बता भी रहे थे कि अगर आज सेंसस हो जाता है तो ये नंबर पता चल जाएगा, जैसे आपके क्या सेइंग्स हैं खुद की। अंकित, इसमें थोड़ी सी ना, अगर हम इस पर और इलेबोरेट करें तो हल्की सी एक बड़ी हैरानी की बात भी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1981 से ये दौर शुरू हुआ जब से हमारी सेक्स रेशो ख़राब होनी शुरू हुई। जो सेक्स रेशो है वो 2 तरह से काउंट की जाती है, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा, दर्शकों को भी जानना चाहिए। एक तो जनरल सेक्स रेशो होती है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कितनी हैं जी। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम जनरल सेक्स रेशो बोल देते हैं, लिंगानुपात। और अगर हम 0 से 6 साल के बच्चों में इसी रेशो को देखते हैं तो इसको बोला जाता है बाल लिंगानुपात, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो। और फीमेल फिटिसाइड के लिए सेक्स रेशो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, चाइल्ड सेक्स रेशो इंपॉर्टेंट होती है। यानी आप जब भी PCPNDT या उससे संबंधित बातों को करेंगे या किसी समाज में फीमेल फिटिसाइड से होने वाले असर की बात करेंगे तो आप बाल लिंगानुपात की कंपैरिजन करेंगे, ना कि जनरल लिंगानुपात की। तो 0 to 6 की जो हमारी रेशो है वो लगातार गिरती गई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बुरी स्थिति में आ गई थी। और 1000 बच्चों के मुकाबले, यानी कि 0 से 6 मेल चाइल्ड के मुकाबले फीमेल चाइल्ड की संख्या 888 रह गई थी।
आप ये सोचिए 1000 बच्चे अगर 0 से 6 में थे तो 2011 में 112 लड़कियां कम थी। 15 साल बाद क्या होगा? 15 साल बाद 112 जो बच्चे हैं, लड़के जो हैं, उनको एक तरह से उतनी लड़कियां उनके लिए नहीं होंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी यूज़ कर लूँ तो भी ये फ़र्क 100 से ज़्यादा रहेगा। इससे समाज में कितनी प्रकार की विकृतियां पैदा हो सकती हैं। और एक बात और सोचिए, अगर 1000 पे ये फ़र्क 100 है, 1 करोड़ पे कितना होगा और 8 करोड़ पे कितना होगा? सोचने में डर लगेगा। और अगर पूरे देश की बात करें तो 150 करोड़ पे फ़र्क कितना जा सकता है। लेकिन हमारी जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो भारत देश के मुकाबले बहुत कम थी, और इसीलिए देश में हमारा नाम खराब था, क्योंकि हम उन राज्यों में शामिल थे जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो 900 से नीचे थी, और इस इनफैक्ट बहुत कम वाले राज्यों में थी। और इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप चाइल्ड सेक्स रेशो के थ्रू ये देखते हैं कि आप इसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाएंगे। चूँकि चाइल्ड सेक्स रेशो का ऑथेंटिक डाटा सेंसिस से आता है, और अगली सेंसिस 2021 में होनी थी, क्योंकि हम लोग तो 14 से 18 के बीच में काम कर रहे थे। मेरा कार्यकाल 14 से 18 था। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग उस समय सेक्स रेशो को नहीं देख रहे थे, हम तो डे टू डे देख रहे थे कि आज हम क्या कार्रवाई करें। पीसीपीएनडीटी एक्ट को बहुत सारे लोग ये माना करते थे, मैंने उन दिनों में सुना कि ये कमज़ोर एक्ट है, इसको बनाते समय इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, सरकार चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर ले, लेकिन इस हालात में तो इससे सुधार होना संभव नहीं है। और मैं सही बताऊं अंकित, जब मैंने इसको क्रिटिकली देखा, मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी, तो मैंने देखा कि ये एक्ट कमज़ोर नहीं है। इनफैक्ट कई बार चीज़ें एक्ट कमज़ोर नहीं होते हैं, कई बार इम्प्लीमेंटेशन की भावना, इंटेंशंस उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। और मैंने देखा कि इस एक्ट को भी लागू किया जा सकता है। तो हमने इसके एनफोर्समेंट को अच्छा किया, लेकिन जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप दहेज को ले लें, चाहे आप फीमेल फिटिसाइड को ले लें, या आप थोड़ी देर बाद हम जो बात करेंगे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, ये जो समाज से रिलेटेड बुराइयां समाज में आती हैं, इनमें कभी भी एनफोर्समेंट ही तरीका नहीं हो सकता। कारण कि समाज में इस बात के प्रति जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। मैं एक बात कहा करता था, मैंने कहा कि लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हुए पकड़कर हम उन्हें सज़ा दिलाते हैं, हम मशीन को सीज़ कर लेते हैं, डॉक्टर के लाइसेंस को भी सस्पेंड कराने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब को भी सज़ा मिलती है, बीच में कोई दलाल है तो उसको भी सज़ा मिलती है, और फैमिली वालों को भी सज़ा मिलती है प्रोविज़न के हिसाब से। लेकिन एक अच्छी सभ्य समाज में तो ये होना चाहिए कि अगर चौराहे पे सोनोग्राफी मशीन रखकर ये कहा जाए कि आइए चेक करा लीजिए, तो वो समाज ये कहेगी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बहू के यहाँ लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। तो मुझे लगा कि एनफोर्समेंट के साथ साथ एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार बहुत समय से ये बात कह भी रही थी कि आईसी को बढ़ावा दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी 2014-15 में ही लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चूँकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू लागू हो रहा था, लेकिन हमने भी उससे प्रेरित होकर ये तय किया कि हम भी अपना काम करेंगे, और कम से कम सोनोग्राफी सेंटर्स के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होने देंगे, और फैमिलीज़ को ये मौका ही नहीं देंगे कि वो अबॉर्शन के लिए जा सकें। और फिर हम लोगों ने 2016 में डॉटर्स आर प्रीशियस प्रोग्राम लॉन्च किया, बेटियां अनमोल है, और दोनों काम साथ साथ हमने किए। एनफोर्समेंट अच्छा किया, लेकिन सामाजिक चेतना भी पैदा की कि हमारे समाज के लिए लड़कियां क्यों ज़रूरी हैं। और 2011 में हमने ये भी बताया कि जो स्थिति झुंझुनू सीकर, आपको जान के हैरानी होगी कि आपके राजस्थान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 2 जिले झुंझुनू और सीकर हैं, जहाँ से काफ़ी लोग अच्छे निकलते हैं, लेकिन सबसे बुरी सेक्स रेशो भी नहीं की है। तो इससे ये भी थ्योरी स्थापित हो रही थी कि जहाँ पर ज़्यादा जागरूक और पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पर कई बार चाइल्ड सेक्स रेशो भी डाउन होता है। और ऐसा ही सत्यमेव जयते में एक थ्योरी आमिर खान भी प्रूव कर रहे थे। तो हमने लोगों को जागरूक किया, सभी तरह के एंगल्स बताए, हमने सोशल एंगल बताया, इकोनॉमिक एंगल बताया, साइकोलॉजी को लोगों की टच किया, कॉमेडी क्रिएट की, ट्रेजिक बात बताई, और एक सिनेरियो क्रिएट किया, लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि क्यों हमें सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन तक नहीं जाना चाहिए। और उधर से हमारे बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो रहे थे। 110 डिकॉय ऑपरेशन यानी कि स्टिंग ऑपरेशन हमारी टीम ने किए। राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य था उन दिनों में जिसके यहाँ एक अंडर कवर पुलिस फोर्स भी थी। पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था, और ये ब्यूरो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करता था, बहुत अच्छे से केस प्रेजेंट करता था, और आमतौर पर जो कानूनी खामियों की वजह से डॉक्टर या दलाल जल्दी छूट जाते थे, उनको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। कानून ने हमारा साथ दिया। एक तरह से लॉ, पुलिस, मेडिकल तीनों ने मिलकर शानदार काम किया। 16 से 18 के बीच में हम लोगों के काम को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बार
हम लोगों को दिल्ली कॉल किया, बहुत से राज्यों के सामने हमारे प्रेजेंटेशन करवाए, और कुल मिला के राजस्थान, जो कि पहले इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ बेटियाँ ज़्यादा क्यों मारी जाती हैं, इसलिए जाना जाने लगा कि बेटियों को कैसे बचाएं, ये हम राजस्थान से सीख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है सर कि आपने अपनी इनिशियल जर्नी, जब आप चिकित्सा विभाग के साथ जुड़े, तो आपने बच्चियां सही से पैदा हो जाएं इसके लिए कार्य किया। बिल्कुल सही है। आज वो बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो वो समाज में सुरक्षित रहें, आज आप इसके लिए कार्य कर रहे हैं जी। लेकिन इसमें आपने बच्चियों से अपना दायरा बढ़ा करके बच्चों को भी उसमें शामिल किया है, क्योंकि गुड टच बैड टच दोनों के लिए मायने रखता है। एग्जैक्टली। तो अब आपकी जर्नी का पार्ट 2 एक्टिवेट होता है। अब वो बच्चियां जन्म ले चुकी हैं 16 से 18, और जब आपका कार्यकाल रहा, आज वो बच्चियां स्कूल जाने लगी होंगी, क्योंकि 18 में जो बच्ची हुई होगी अब वो 6 साल की है। डेफिनेटली। अब वो आपकी बातें समझ सकती होगी, उसके पेरेंट्स भी आज आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ हमें बताएं कि क्या है ये गुड टच और बैड टच। देखिए, टच हम लोग सारे समझते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति को छूते हैं तो 2 तरह से किसी भी तरह का स्पर्श हो सकता है। एक अच्छा स्पर्श हो सकता है, एक बुरा स्पर्श हो सकता है। और आप भी ये बात, क्योंकि हम सब अब अडल्ट्स हैं, मैच्योर हैं, तो हम तो समझते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में जिस स्पर्श को लेके अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं, या जो मेरे लिए सुरक्षित है, मैं 2 वर्ड यूज़ करूँगा, सेफ़, कंफर्टेबल। अगर वो स्पर्श या वो टच मेरी बॉडी के लिए, मेरे मन मस्तिष्क के लिए सेफ़ है और मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा है, तो वो मेरे लिए सेफ़ है। लेकिन अगर मुझे इससे चोट लगने की संभावना है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, अगर उससे मेरा अहित हो सकता है, आज भी हो सकता है, थोड़े दिनों बाद भी हो सकता है, तो वो टच मेरे लिए सही टच नहीं है। देखिए, जब अडल्ट्स की बात हम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जायज़ हो जाएंगी, लेकिन कुछ समाज में विकृत मानसिकता के लोग घूम रहे हैं। उनको हमारे समाज के एक स्टिग्मा का पता है कि हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी बातें बताने में हिचक महसूस की जाती है। आप और मैं भी उसी पीढ़ी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारे कई प्रश्नों के जवाब में ये कहा जाता था कि आपको समय आने पे पता लग जाएगा, अभी इस बारे में दिमाग मत लगाओ। इन विकृत व्यक्तियों को भी पता है कि हमारा समाज इन चीज़ों के जवाब बच्चों को कभी नहीं देगा। वो अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए बच्चों को टच करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, टच करने वाले लोग स्ट्रेंजर्स कम हैं, जान पहचान के ज़्यादा हैं। जबकि देखने में कई बार ऐसा लगता है कि अगर 100 घटनाएं होती होंगी तो ये स्ट्रेंजर लोग या क्रिमिनल टाइप के लोग ज़्यादा ये काम करते होंगे, लेकिन नहीं। NCRB के डाटा आप देख लीजिए, बहुत सारी एजेंसीज़ के डाटा देख लीजिए, ये रेशो 80-20 तक चली गई है। बहुत सारे डाटा ये कह रहे हैं कि 100 घटनाओं में से 80 घटनाएं जान पहचान के लोग करते हैं, और 80 में से भी 50 लोग रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि क्लोज रिलेटिव, जो कि हमसे खून का रिश्ता या इनडायरेक्टली हमारे रिश्तेदार हैं। अपनों में ही सुरक्षित नहीं है बच्चे, अपने में ही सुरक्षित नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में भी। और 30 लोग वो हो सकते हैं जो बच्चे को जानते हैं, माँ बाप को जानते हैं, फैमिली को जानते हैं, लेकिन रिलेटिव नहीं है। वो घर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वो गली में रहने वाले अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो दुकानदार हो सकता है आपके पड़ोस का, वो कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसकी फैमिली से किसी न किसी तरीके से जान पहचान है, लेकिन बच्चे पे उसकी गलत निगाह है। तो सर आज हम जब इस सेशन को कर रहे हैं तो जो लोग इस तरह की मानसिकता के होंगे वो भी इस सेशन को सुन रहे होंगे डेफिनेटली, और वो नहीं चाहेंगे कि इस सेशन को वो किसी को दिखाएं। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली ऐसे ही जब आप इस मुहिम को चलाते हैं तो बच्चों तक ये बात डायरेक्ट पहुंचे जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आप उन्हें क्या कह के कन्विंस करेंगे कि तुम सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी एक विकृति है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जनरली उस उम्र से ऊपर की है जो पीड़ित पक्ष है। बिल्कुल ठीक है ना, हमारी ऑडियंस बड़ी ऑडियंस है जो संभवतया अपने बच्चों के लिए इस सेशन को सुनेगी, या फिर वो खुद कभी ना कभी ऐसा क्राइम कमिट की होगी। मैं ये मानता हूं कि हमारी ऑडियंस समझदार, सुरक्षित है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में कभी भी ऐसा थॉट प्रोसेस आए, बिल्कुल सही। तो आप उन्हें कैसे आज के सेशन को सुनने से पहले मोटिवेट करना चाहेंगे? बिल्कुल मोटिवेट करना चाहूँगा, और आपने बिल्कुल सही बात की है कि मैं इसमें यहाँ पे इस बात को शुरुआत ऐसे करूँगा कि जब हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि इस बुराई को दूर करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कंसर्न्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले ये दिमाग में आया कि ये घटनाएं तो बहुत जगह हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे किसी के भरोसे नहीं हैं, रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं, गली में कचरा बीनते हैं, हो सकता है घटनाएं तो उनके साथ भी हो रही हो। इसका बहुत बड़ा एक ऑडियंस हो सकता है।
लेकिन जब मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे या हम कुछ लोग इसको करने की सोचेंगे, तो हमारे दिमाग में आया कि चूंकि जो एज ग्रुप है, आजकल तो आपको पता है कि 6 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और लंबे से लंबा है, लेकिन फिर भी 4 से 5 साल के बच्चे से लेके, और अगर मैं 12 साल तक के बच्चे पकड़ूं, मैं ये मानता हूं कि 12 साल के बाद धीरे धीरे सामाजिक या जैसे हमारी व्यवस्था है, बच्चों को कुछ ना कुछ पता लगना शुरू हो जाता है। कुछ राज्यों में या कुछ गाँव में हो सकता है कि कोई 13-14 बोल दे, क्योंकि इसका कोई एक टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं 12 साल पकड़ लेता हूँ राजस्थान के रेफरेंस में। तो 4 साल से 12 साल के बच्चे मुझे भारी तादाद में कहाँ मिलेंगे? स्कूल्स में। तो इसका मतलब ये हमारा तय हो गया कि हमें 4 से 12 साल के बच्चे करने हैं, स्कूल्स में करने हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे प्रोजेक्टर के साथ हो या बिना प्रोजेक्टर वाले हो, या इवन बिजली भी ना हो। तो हमारा टारगेट क्लियर हो गया कि हम 4 से 12 साल के बच्चों को करेंगे। अब इनको क्लास में डिवाइड करके देखिए, केजी या नर्सरी से शुरू करके 8th क्लास तक के बच्चे जो हैं इस एज ग्रुप में आ जाएंगे जी। तो क्लियर हो गया कि आज के बाद हम स्कूल्स में जाएंगे। सेशन कितनी देर का होना चाहिए? क्या 10 मिनट में छोटे बच्चों को कोई बात समझाई जा सकती है? मुझे नहीं लगता। क्या हम पूरा दिन बैठ के समझा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल है। लगभग 1 घंटा मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम है कि अगर आप 45 मिनट से 60 मिनट 70 मिनट तक तरीके से कोई बात बच्चों को समझाएं जो कि उनको समझ में आती है, तो ये काम किया जा सकता है। तो कंटेंट का निर्माण कैसे किया जाए? हमारे साथ कुछ साइकोलॉजिस्ट थे 2019 में, कुछ डॉक्टर्स थे। हमारी टीम को डैप का, डॉक्टर साहब प्रीशियस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कंटेंट को डेवलप किया। नेट पे जो कंटेंट अवेलेबल था, कुछ संस्थाएं जो पहले से इस काम को कर रही थी, हमने उनसे भी चर्चा की और हमने कंटेंट को जन्म दिया। उस कंटेंट को हमने कई स्कूलों में इस्तेमाल किया। कंटेंट को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। धीरे धीरे अखबारों में जब कोई नई घटना देखते थे उसको भी कंटेंट में तब्दील करने लगे। हमें जितनी जितनी जानकारी मिलती गई, कंटेंट बनता गया। कंटेंट को बताने के 2 तरीके होते हैं। यदि आप एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जिसकी फ़ीस बहुत बढ़िया है या मॉडरेट है, आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ा मीटिंग हॉल है जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रेजेंटेशन बनाइए, उसमें लगाइए, बड़े आराम से दिखा दीजिए। आप जानते हैं प्रेजेंटेशन दिखाने से 50% किला तो पहले ही फतेह हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे स्कूल गरीब हैं जिनमें प्रोजेक्टर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या दिखाने के लिए बड़े मीटिंग हॉल नहीं है। वहाँ पर फ्लेक्सी सीट्स बनाई जा सकती हैं। आप उन्हीं स्लाइड्स को कन्वर्ट कर दीजिए फ्लेक्सी सीट्स में। हम लोगों ने 2019 में दोनों तरह का मटेरियल तैयार कर लिया, हिंदी इंग्लिश में तैयार कर लिया, और हमारे वॉलंटियर्स ने स्कूलों में संपर्क करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे कि क्या कोई एनजीओ बनाई? एक नेचुरल सा सवाल होता है कि कोई काम करना है तो एनजीओ होनी चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर रहा था, क्योंकि हमारे अपने कंडक्ट रूल्स हैं। मुझे कोई एनजीओ बनाने का वो नहीं है। और वैसे भी हमारा मकसद सिंपल ही था कि बच्चों को सुरक्षित करना है जी। हमें जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचाना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसे एक वॉलंटरी मूवमेंट बनाएंगे, इंटरनेट के थ्रू, यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हम लोगों को जोड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम लोग आपस में फिजिकली मिलें, हमारी विचारधारा सेम होनी चाहिए। अगर लोग फिजिकली आगे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हम उनको ट्रेंड करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप हो गया, थोड़ा सा मटेरियल हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, और एक वॉलंटियरिज्म की भावना के साथ हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। समाज के हर तबके से लोग आए, स्टूडेंट से लेकर रिटायर्ड लोग तक हमसे जुड़े, टीचर्स जुड़े, लेक्चरर जुड़े, कंसल्टेंट्स जुड़े, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जुड़े, लेकिन बहुत लोग जुड़े। और फिर ये डिमांड जयपुर से बाहर पैदा होने लगी। लोगों ने कहा कि अलवर आइए, लोगों ने कहा जोधपुर आइए, लोगों ने कहा उदयपुर आइए। एक बार कंटेंट डेवलप हो जाए, उसकी डिलीवरी का तरीका आ जाए, आपके द्वारा बताए जाने वाली बात के रिजल्ट आने लग जाएं, फिर वो मूवमेंट धीरे धीरे अपनी खुद की मजबूती से आगे बढ़ता है जी। लोगों को शुरू में ये डर लगता था, जैसे आप नाम लेते हैं गुड टच बैड टच, आदमी के दिमाग में आता है अच्छा ये उस तरह की बात करेंगे, शायद बच्चे इसको गलत ना समझ लें, ये वो वाली बात कैसे बताएंगे, एक बेसिक डाउट जो किसी भी स्कूल के दिमाग में आता है। तो मैं एक उदाहरण दिया करता था। मैं कहता था मेरी टीम को कि एक उदाहरण दिया करो कि बचपन से हम लोग इंजेक्शन लगवाते हुए आ रहे हैं और हमें बचपन से डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से। लेकिन आपको याद होगा कि जो डॉक्टर या जो कंपाउंडर आपको इंजेक्शन लगाता था और आप कहते थे लगा दो, और वो कह देता था कि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आप ऐसे डॉक्टर और कंपाउंडर को चाहते थे कि ज़िंदगी में हर जगह मिले। यानी बिना दर्द हुए इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर कंपाउंडर अगर हमें बचपन से याद है, तो हमारा मटेरियल का डिलीवरी भी वैसा ही होना चाहिए कि बिना वो पॉइंट आए कि वो पॉइंट कब आएगा, वो आए ही नहीं, और आपकी प्रेजेंटेशन की समाप्ति के बाद सुनने वाला हैरान हो जाए कि इन्होंने इतने तरीके से अपनी बात को कही है, तो ये हमारा दमदार पॉइंट हो सकता है। इसीलिए हमने हमारे वॉलंटियर्स को हमेशा ये कहा है कि स्कूल की ज़रूरतों के प्रति सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है।
आप ओवर एंथुजियाज्म में या बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करने के चक्कर में स्कूल के हितों को प्रभावित नहीं करें, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। मुझे एक बात बताइए, हर जगह पुलिस हो सकती है क्या? हर कोने पे नहीं हो सकती। हम हर जगह सीसीटीवी लगा सकते हैं क्या? हो सकता है कुछ सालों बाद हम पे इतना बजट हो गया हम लगा दें, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर सीसीटीवी लगा दिए जाएं और उनकी फीड देखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाए तो बाद में वो केवल एक रिकॉर्डिंग रह जाती है। इसीलिए इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये बात महसूस की, बच्चों की आंखें ही सीसीटीवी बन जाए और बच्चों के अंदर ही वो डाल दिया जाए जो हम पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं, तो देश में काफ़ी हद तक हम लोग बैड टच के इवेंट्स को दूर कर सकते हैं। सोशल पुलिसिंग हो जाएगी, वो सोशल पुलिसिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप एक खुद माँ बाप हैं और आप माँ बाप के तौर पे ही सोचते होंगे मेरे रहते हुए मेरे बच्चे को कौन हाथ लगा सकता है, लेकिन वो रिश्तेदारों के घर भी जाता होगा, वो कई बार जब बड़ा हो जाएगा तो हॉस्टल भी जाएगा, हॉस्टल में भी उसको रहना है, वहाँ पर आप नहीं होंगे, आपको कई बार बच्चे को ट्रेन या बस में छोड़ना पड़ता है, वहाँ भी आप साथ नहीं जा सकते। ये सोचना ही गलत है कि मैं हर जगह बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हमें प्रोटेक्शन के बीज बच्चों के अंदर रोपने पड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक 5 साल के बच्चे से आप पूछ के देखिए कि उसे कॉकरोच पसंद है कि बटरफ्लाई पसंद है, डेफिनेट जवाब क्या होगा? बटरफ्लाई। उसे बटरफ्लाई पसंद। क्या हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि जहां हम ये बताते हैं कि बैड टच ऐसा दिखता है और गुड टच ऐसा दिखता है? नहीं, हमने ऐसी कोई व्यवस्था ना घर के लेवल पे क्रिएट की है, ना हमने स्कूल के लेवल पे क्रिएट की है। मैं आपसे पूछता हूं कि आज की डेट में ये व्यवस्था हमने किसको सौंप रखी है कि जब बच्चा बड़ा होने लगेगा, स्कूल जाएगा और 12 साल तक जब जर्नली उसको पता नहीं लगेगा तब तक ये व्यवस्था हमने किसको सौंपी है? भगवान के सहारे। भगवान के सहारे। या कुछ समझदार माँ बाप आज उस टैबू को तोड़ के बता देते हैं। मजदूर के बच्चे को कौन बताएगा? आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी फैमिली में काम करने वाली लेडी के बच्चे जो स्लम में पीछे से छूट जाते हैं उनको कौन बताएगा? कचरा बीनने वाले बच्चे को कौन बताएगा? डेफिनेट सी बात है कि ये पूरा एक मॉड्यूल सोसाइटी में गायब है। ये कमी हमें फिल करनी चाहिए जो समाज के प्रति सचेत है। तो हमने वो गैप पूरा करने की कोशिश की है। हम बिल्कुल ये नहीं दावा करते कि हम दुनिया बदल सकते हैं या सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन मैं हमेशा मेरी टीम को एक बात कहा करता हूँ, तुम जो आज कर रहे हो, कल शाम जैसी दुनिया थी, आज शाम उससे बेहतर होती जाती है। तो आप तो अपनी बिट्स करते जाइए, धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे कदम एक बड़ी मंजिल में भी तब्दील होंगे। और कोई ना कोई बच्चों को तो आप सुरक्षित कर ही रहे हो ना। और मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं करने से पहले जो अगर आप नहीं करेंगे तो उससे तो बेहतर आप जा ही रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे खुशी है ये बात देख के कि लोगों ने 5 साल हमें इस एफर्ट को, आज हो गए 2019 में शुरू किया, 5 साल का सफ़र हो गया, तो आज लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं कि इस बारे में बात होने लगी है। और अंकित, मैं आपको बताऊं 2015-16 में फीमेल फीटिसाइड भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इनफैक्ट मुझे कई लोग ये समझाते थे, यार नवीन तुम कुछ ज़्यादती करते हो, अगर किसी के घर में पहले से एक लड़की है और उसके यहाँ दूसरा बार कोई बहू प्रेग्नेंट हुई है तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो ये जांच ले कि उनके यहाँ दूसरी बार क्या होने वाला है? तो मैंने उनको कहा था कि नहीं, उस नवजात जो भ्रूण है उसके भी अधिकार हैं, क्योंकि आप जब ये फैसला करते हैं कि वो नहीं रहेगा तो आप उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उसके भी अधिकार हैं, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग के रूप में अब आ चुका है। 3-4 महीने का भ्रूण तो एक तरह से पूरा शिशु है, जिसको केवल अब साइज़ बढ़ाना है, ये तो साइंस कहती है। तो मैं यही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती गई, लोग हमें बुलाते गए, हमारा मटेरियल और डेवलप होता गया, समय के साथ हमने उसको काफ़ी एनरिच कर लिया है। और आज जब हम स्कूलों में जाते हैं तो लोग हमारे मटेरियल को बहुत इज्जत देते हैं। सर, हमारे ऑडियंस में उन पेरेंट्स को क्या हम ये बातें बता सकते हैं कि कैसे उनको अपने बच्चे बताने हैं? मतलब ये एक लर्निंग लेसन भी हो जाए, कैसे अपने बच्चों को वो बताएं कि ये गुड टच है या बैड टच है? ये बात जो तुमने अंकित अभी कही है ना कि क्या हम पेरेंट्स को ये बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, 5 साल में मेरी टीम से इस मुद्दे पे कई बार बहस हुई है जी। जब मेरी टीम में हम कई बार मीटिंग्स करते हैं कि अब हमें स्पर्श में क्या चेंजेस लाने हैं जी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सर पेरेंट्स को भी टच करिए, सर पेरेंट्स को भी टच करिए जी। फिर मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा चलो मैं पेरेंट्स को टच करना चाहता हूँ, इस मुद्दे पे तरीका बताओ। क्योंकि कई बार हम एक चीज़ पे सोचते रहते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि फिर इसको करेंगे कैसे। मैंने कहा आज मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, हमारी प्रोग्राम की रेपुटेशन की वजह से, और क्योंकि अब सरकार ने भी कंपलसरी कर दिया है, CBSE ने भी कंपलसरी कर दिया है, राजस्थान बोर्ड ने भी कंपलसरी कर दिया है कि साल के दौरान इस तरह के लेक्चर बच्चों को देने हैं, जिसमें कि आप बच्चों को ये बताइए कि गुड टच बैड टच क्या है, अपने आप को सेफ कैसे करना है, पर्सनल सेफ्टी रूल बताइए। तो चलो स्कूल ये प्रोग्राम कराने लग गए हैं। पेरेंट्स को तो स्कूलों को PTM में बुलाने में ही दिक्कत आ जाती है
और मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ, पीटीएम के दिन लोग कहते हैं पीटीएम के दिन करिए, मैंने कहा पीटीएम के दिन पेरेंट्स को अलग अलग टाइम पे बुलाया जाता है, क्योंकि टीचर एक सिंगल है, पेरेंट्स बहुत सारे होते हैं, उनकी एक स्केड्यूलिंग होती है, और पेरेंट्स शायद इतने बिजी लोग होते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में या कहीं पे भी, और इवन जो छोटे गांव के स्कूल्स हैं वहाँ पर बल्कि वो मजदूर है उसके माता पिता, हाँ। या खेत में काम कर रहे हैं, किसान है, तो बहुत आसान नहीं है कि पेरेंट्स को इकट्ठा करना। तो मैंने कहा अगर पेरेंट्स इकट्ठे कर दो तो प्रोग्राम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं लाखों पेरेंट्स तक पहुँच सकता हूँ, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बच्चों को ये बता रहे थे कि आपको कैसे बचना है, और अगर बच्चों को कैसे बचना है मैं जब ये बताता हूँ, पेरेंट्स ये बात अगर दोहरा दें, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन एट होम। आप और मैं बचपन में जो भी पढ़े, हमारे मम्मी पापा ने अगर हमें दोहराया नहीं होता तो ना तो हम गिनती सीखते और ना ही क्या कबूतर सीखते, तो दोहराने की तो बहुत वैल्यू है इन बच्चों के लिए, तो क्यों नहीं पेरेंट्स भी इस बात को समझें। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि जब हम बच्चों को टिप्स देते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि हम बैड टच को पहचानने की 7 टिप्स देते हैं जी। मैं ये भी यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन की 7 जो स्लाइड्स हैं वो बच्चों को ये बताती है कि बैड टच उन तक आज की परिस्थितियों में 7 तरह से आ सकता है। अगर वो ये 7 तरीके भांप लें तो उनके दिमाग में घंटी बजेगी, हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे ही दिमाग में घंटी बजे तो सावधान हो जाना है, और फिर हमें ऐसी टेक्निक अपनानी है कि वो गंदे वाले अंकल आंटी, अब आपने कहा कि गंदे वाले अंकल आंटी, बिकॉज बैड टच कैन कम फ्रॉम ए मेल एंड बैड टच कैन कम फ्रॉम ए फीमेल। और इसमें अंकित एक बात और बताता हूं, हम जब किसी कोएड स्कूल में जाके प्रोग्राम करते थे, मैं बड़ा हैरान हो जाता था जब वो हमारे सामने केवल लड़कियों को बिठा देते थे, और हमें कहा जाता था सर ये तो लड़कियों की समस्या होती होगी। फिर मैं उनको ये बताता था कि देश के आंकड़े ये कहते हैं कि जब 100 घटनाएं होती हैं 52 से 53 घटनाएं लड़कों के साथ होती हैं और 47 से 48 घटनाएं लड़कियों के साथ होती हैं। तो लड़कों को भी उतनी सेफ्टी की ज़रूरत है इस जोन में जितनी लड़कियों को। और फिर वो अपने लड़कों को भी बिठाते थे, उनके सेशन भी होते थे। तो समाज में इन चीज़ों को लेके अंदाजे बहुत चलते हैं। मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई थी सर, जब आपने सेशन के जिक्र में बताया था कि 12 साल तक के तो बच्चे हैं जिनको ये बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारे साथ बैड टच कैसे हो सकता है, लेकिन आपने वो जो बात जिक्र किया था कि क्लास 9th के बच्चे को ये बताना है कि ये भी बैड टच है जो तुम कर रहे हो। तो आजकल आपकी ऑडियंस बहुत वाइडर फ्रेम में पहुंच गई है। बिल्कुल सही है। वो वाली एक बार घटना का जिक्र थोड़ा विस्तार से सर। ये ऐसे हुआ था अंकित कि अभी हम लोग मेरे ख्याल से वो बात हम पेरेंट्स को थोड़ी देर बाद बताएंगे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, नर्सरी केजी में हैं या 8th क्लास तक हैं, तो उनको कुछ बातें आप ज़रूर बताइए या कंफर्म कर लीजिए। और अभी अंकित जो जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मैंने अपने ऑडियंस को बड़ा कैसे किया। तो हुआ ये था कि जब हम लोग पिछले 2022 की बात है, एक बहुत बड़े निजी स्कूल में मैं प्रोग्राम करके हटा। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मुझे कर्टसी के लिए प्रिंसिपल साहब ने अपने रूम में इनवाइट किया और मैं थोड़ी देर के लिए उनके रूम में गया। उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक फ़ोन दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला कि ये फ़ोन हमने एक 9th क्लास के बच्चे का सीज़ किया है। मैंने बोला मैं किसी का फ़ोन नहीं देखना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड। उन्होंने कहा कि नहीं सर, इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स वाली बात थी और हमने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बच्चे का फ़ोन सीज़ किया क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी। और हमने जब ये फ़ोन खोल के इसमें व्हाट्सएप की चैट को पढ़ा तो हम लोग हैरान रह गए कि 9th क्लास के बच्चे इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डर गए और चूंकि सर आप इसी दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको बताना ज़रूरी समझा। तो मैंने एक बार डरते डरते वो जब व्हाट्सएप चैट को पढ़ा तो मैं आपको रियली कह सकता हूँ कि इट वाज़ वेरी शॉकिंग। और मैं आपको दावा करता हूँ कि मेरी उम्मीद से वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो दिमाग ने ये कहा कि हम 8th तक के बच्चों को बुरे टच से बचाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये 9वीं से 12वीं क्लास और मैं कहूँगा कि कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पकड़ लें, ये जो हमारा जोन है 14 साल से 18 साल समझ लो आप, यानी कि टीनेज वाला। हाँ, टीनेज वाला एक्चुअली जो किशोर अवस्था। तो यार ये अगर हमने समय रहते नहीं संभाला तो ये एक्सप्लोसिव है, क्योंकि इन लोगों को समझाना आसान भी नहीं है। आप ये मानते हैं कि 1ली से 8वीं के बच्चे को किसी क्लास में लाकर उनको कोई बात समझाना बहुत आसान है, लेकिन कई स्कूलों में, मैं हर एक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल में डिसिप्लिन ज़बरदस्त होता है, लेकिन अनेक स्कूलों में 9 से 12 के बच्चों को किसी विषय पे एक उपदेशात्मक लैंग्वेज जो उनको लगती है उसको छोड़ के समझाने की लैंग्वेज में परस्यू करना आसान काम नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने स्पर्श को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्पर्श फॉर किड्स 1 to 8, स्पर्श फॉर टीनेजर्स 9 to 12, और धीरे धीरे इसको कॉलेजेस में जरूरत के हिसाब से ले जाएंगे। हमने इसमें 3 एलिमेंट शामिल किए।
नंबर 1 वही जो हमने फ़ोन अपने सामने देखा, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल। अब आप कहेंगे 18 साल से कम के बच्चे तो प्रोफाइल नहीं बना सकते, ठीक है, ये नियम है, कानून है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जी, हमारे आसपास कितने बच्चों ने प्रोफाइल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। नंबर 2 हमने इसमें लिया करियर की वजह से संभावित डिप्रेशंस हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि हमारे राज्य में कई जगह पे बच्चे आजकल गलत कदम उठा रहे हैं। हमने दूसरा वो वाला पॉइंट ऑफ लिया। और मैंने अंकित इसमें तीसरी चीज़ बड़ी कमाल की ली, तुम भी कहोगे कि आपके दिमाग में कैसे आई। तीसरी चीज़ मैंने ली जो मैंने मेरे आसपास के सिनेरियो से पकड़ी, ग्रेटिट्यूड की कमी। आज 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं, अगर आप अपनी कंपैरिजन करो या मेरे हमारे समय की कंपैरिजन करो, इनके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा है, ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं है। यानी कि वो एग्रेसिव हो चुके हैं बिना मतलब के, केवल हम इस उम्र के हो गए हैं इसीलिए फैमिली हमें क्या कह सकती है। और बड़ी हैरान होता हूँ मैं जब मैं ये देखता हूँ कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भी करेंगे तो उनको वो कम से कम लगने लगा है। वो लोग इतने थैंकलेस हो चुके हैं कि कई माँ बाप डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारे समय में हमें तो इतनी थोड़ी सी चीज़ मिलती थी तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को खुश कर देते थे, और आज आप सिर्फ, मेरे एक दोस्त ने आईफोन गिफ्ट में किया और उसके बावजूद उसके डॉटर ने उसको ये कहा कि प्रो नहीं था और 512 GB नहीं था और आप कलर कौन सा ले आए, तो ही वॉज डिप्रेस्ड। जो कि अपनी बेटी को जाते समय 1 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट में देकर चेहरे की स्माइल देखने के लिए तरस रहा था, वो तो डिप्रेशन में चला गया। और उसने कहा कि नवीन, मैं 10 रुपए की चीज़ से खुश हुआ इंसान हूँ, आज 1 लाख की चीज़ में भी अगर मेरी बेटी के चेहरे पे स्माइल नहीं देख पाया, किस तरह की पीढ़ी ये है। बेसिकली ये पीढ़ी हमारे लिए भी ऐसा ही सोचती है जैसा हम इनके बारे में सोचते हैं। उनको ये लगता है कि हम इनको नहीं समझते हैं। तो अंकित, हमें कहीं ना कहीं अगर देश को आगे बढ़ाना है और अगर यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है और डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है जैसा कि हम कहते हैं, तो हमें इन पे काम करना पड़ेगा। ये स्पर्श की समझ में आ गया। और पिछले 2 साल से हमने राजस्थान के सभी टॉप स्कूल्स के अंदर ये सेशन लेने शुरू किए, मैंने करी। और मैंने धीरे धीरे मेरे कुछ खास वॉलंटियर्स को कहा कि आप भी इसमें ट्रेंड हो जाओ। हर वॉलंटियर टीनेजर की सेशन नहीं कर पाता है, रीज़न कि वो बच्चे थोड़े बड़े और एग्रेसिव भी होते हैं और उनको टैकल करने के लिए आपको कई और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। लेकिन थैंक गॉड हमारे सेशंस बहुत कामयाब हुए, काफ़ी नामी स्कूल्स में जब ये सेशन हुए। और हम अब 2 तरह के सेशंस करते हैं। हमारा एक ग्रुप जब 1ली से 8वीं के सेशंस ले रहा होता है, हमारा एक ग्रुप 9th से 12th के लेसन्स भी ले रहा होता है, सेशंस ले रहा होता है। और ये तीनों आप मानेंगे, सोशल मीडिया कि करियर की वजह से डिप्रेशन और ग्रेटिट्यूड की कमी, ये तीनों ही बातें बहुत रेलेवेंट है। तो सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने टीनेजर्स बच्चों को इन तक पहुँचाएँ, तो डेफिनेटली ये आपको ये बातें उन तक ले जाने के लिए या तो यूट्यूब पे जो भी अच्छे वीडियो हैं उनको बात करनी चाहिए। और एक कम्युनिकेशन चैनल कभी क्लोज मत करें, बच्चों से नाराज मत हो, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन हमारी फैमिली में घुस रहे हैं वो उस कम्युनिकेशन गैप का फ़ायदा उठा के घुस रहे हैं। सर, हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, शुरुआत से शुरू बताएं अब आप कि किसी पेरेंट्स को, लेट्स से मैं एक पेरेंट के रूप में अपने आप को देखता हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं और एक छोटी बेटी 5.5 साल की है और बड़ी बेटी 10.5 साल की है। बिल्कुल ठीक है। मुझे इन्हें कैसे समझाना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, आप इसकी शुरुआत उनको बता सकते हैं कि टच 2 किस्म के हो सकते हैं। एक बड़ी हैरानी की बात इसी के साथ जुड़ी हुई है। मैं जब किसी स्कूल में जाता हूँ तो सबसे पहले बच्चों से यही कहते हैं कि आप गुड टच बैड टच के बारे में जानते हो क्या? ये सब पहला सवाल मेरा होता है। 100% स्कूलों में 100% बच्चों ने ये कहा कि हमें पता है। खड़ा करके पूछते हैं, बेटा बताओ गुड टच क्या होता है? अंकल, जो हमें घर के लोग टच करते हैं वो तो गुड टच होता है और जो हमें बाहर वाले टच करते हैं वो बैड टच होता है। इससे ज़्यादा गलतफहमी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि आपने डेटा बताया कि 80% जो बैड टच हैं वो हमारे अपनों के हैं। ठीक है। अब ये किसी ना किसी ने तो बताया है। और अंकित, ये जवाब कोई ऐसा नहीं था कि जयपुर के स्कूलों में मिला या प्राइवेट में मिला, इट वाज कॉमन, यूनिवर्सल, ये सब तरह के। तो मैंने फिर ये कहा कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से ही शुरुआत करना है जी, कि पहले तो 4 साल के बच्चे को पहले तो टच समझाइए कि टच कहते किसे हैं, फिर आइए गुड टच बैड टच पे, और फिर गुड टच बैड टच पर जब आप आएँ तो उसको ये समझाइए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कि टच किसने किया है, इससे फ़र्क पड़ता है कि करने वाले का उस टच के पीछे उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है।
द इंटेंशन बिहाइंड द टच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को बताना है। फिर हमारी एक बहुत छोटी सी अच्छी एनिमेशन है और जो फ्लेक्सी सीट में भी है, वो हम दिखाएंगे अपने अभी, वो आप दिखा सकते हैं। उसमें हम बताते हैं कि पुजारी जी ने आपको आशीर्वाद दिया बहुत अच्छी इंटेंशन से, वो घर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, सर बाहर वाले हैं, लेकिन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आपको ये टच कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी गुड। मैंने कहा पुजारी का टच अच्छा है कि नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, पुजारी जी का आशीर्वाद देने की इंटेंशन से किया हुआ टच, डॉक्टर साहब का इलाज की इंटेंशन से किया हुआ टच, टीचर का शाबाशी देने की मंशा से किया हुआ टच। अगर मैं ये कहूँगा इस व्यक्ति का टच अच्छा होता है, इस व्यक्ति का टच खराब होता है, अगेन वी आर गोइंग टू मिस द मैसेज। इसलिए बच्चे को जब आप ये समझाएं तो बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि सेम आदमी का टच अच्छा भी हो सकता है और सेम आदमी का टच बुरा भी हो सकता है, प्रोवाइडेड तुम्हारे दिमाग में ये घंटी बजी कि नहीं बजी। बच्चों को 5 सेंसेस से शुरू करिए, हम यहीं से शुरू करते हैं कि भगवान ने आपको 5 सेंसेस दिए हैं। 1 साल का बच्चा टीवी में गाना सुनते ही नाचना शुरू कर देता है, कौन से डांसिंग स्कूल से सीख के आता है? भगवान ने ईयर में सेंसेस दिए। 3 साल का बच्चा बदबू में से गुजरेगा नहीं, नाक काम करने लगती है, स्कूल तो जाना है अभी उसको, किसने बताया? गंदी चीज़ को देख के बच्चा बोलेगा ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। आँखें, आप सोच के देखिए, एक 2 साल का 3 साल का बच्चा पालक घिया तोरी की सब्जी उतने अच्छे से नहीं खाएगा, लेकिन बर्गर और पिज़्ज़ा के पीछे भाग जाएगा। सेंसेस, यही सेंसेस जब मिलती हैं तो एक 6th सेंस डेवलप होती है, और ये जो 6th सेंस है ये एक बच्ची को ये एहसास करा देती है कि अभी अभी इन अंकल ने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा है, या मेरे जो सिर पे इन्होंने आशीर्वाद दिया है, या वो कई रिश्तेदारों को देखते ही टेंशन में आ जाते हैं। आप उनको आवाज़ मार के कहते हैं बेटा वो अंकल आए, दे डोंट कम या दे अवॉइड। ये सारी चीज़ें, एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ आपको। मैं बच्चों से पूछता हूँ, आप जब पहली क्लास में नर्सरी में आए थे 3 साल के, आपने फ्रेंड बनाए थे? सबने बनाए थे, हमने बनाए थे, आपने बनाए थे। नर्सरी में फ्रेंड बने थे कि नहीं बने थे? बने थे। आपकी मम्मी ने नाम लिख के भेजे थे कॉपी में कि इसको इसका फ्रेंड बनाना? नहीं। किसने बनाए थे? मैंने खुद बनाए थे। वो भी आपके फ्रेंड है? हाँ, वो मेरे फ्रेंड है। बच्चे को ये कैसे पता चलता है कि ये मेरा फ्रेंड बनेगा, और 10 साल तक वो उसका फ्रेंड रहता है, 15 साल तक उम्र भर फ्रेंड रहता है? हमारा दिमाग इन सेंसेस की वजह से ये प्रोसेसिंग कर पाता है कि मेरी जैसी नेचर का कौन है, मेरे लिए कंफर्टेबल कौन है, मेरे लिए सेफ कौन है। केवल हम ये ट्रेनिंग्स नहीं देके, ये सेशंस नहीं लेके उस लिंक को तोड़ रहे हैं। अगर हमने वो लिंक मेंटेन कर दिया तो बच्चों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो वो इन चीज़ों को गुड टच बैड टच तक भी ले जा सकते हैं खींच के, कि ये वाले अंकल जब घर में आते हैं तो मुझे हमेशा गोद में बिठा के इस तरह से टच करते हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब ये चीज़ों को एक्सप्रेशन मिलेगा, हम चला के कहेंगे अगर बेटा तुम्हें कोई इस तरह से टच कर रहा है, आके मम्मी को बताना है। अभी वो बताने की कोशिश करता है तो चूंकि उसको आधी नॉलेज है, उसको डर लगता है कि मम्मी डांट सकती है, मम्मी थप्पड़ मार सकती है। तो हमने फैमिली में वो चैनल ओपन नहीं किया है। अगर मम्मी पापा खुल के ये कह दें बेटा तुम चिंता मत करना, लेकिन कोई तुम्हें यहाँ 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 4 अंग हम बताते हैं, 4 अंग हम पहली प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड, पहला लिंक यही है हमारा, पहला हिंट यही है हमारा कि अगर कोई तुम्हारे लिप्स, अगर कोई तुम्हारी चेस्ट, अगर कोई तुम्हारी टांगों के बीच में प्राइवेट पार्ट और नीचे पीछे की तरफ तुम्हारे बॉटम्स को बार बार टच कर रहा है, बात करने के नाम पे टच कर रहा है, तुम्हें प्यार करने के नाम पे टच कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे एक बार में तो कि अच्छा ये 4 पार्ट कोई बार बार टच करे तो गड़बड़ है। फिर मैं एक बच्चे को उठाता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव, और मैं कहता हूँ कि मैं इसका अंकल हूँ और मैं इसके घर पे आता हूँ, मैं इसको शाबाशी देना चाहता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि मैं बच्चे के सिर पे हाथ फेर रहा हूँ। मैंने कहा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसकी पीठ थपथपाता हूँ, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मैं उसे छोटा सा हक देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। क्या मैंने इसके वो 4 बॉडी पार्ट टच किए? नहीं किए। क्या मैंने मेरी बात कन्वे कर दी? कर दी। तो फिर वो अंकल क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रही है उनको ये 4 पार्ट्स टच करने की? तो ये जब तक आप डेमोन्स्ट्रेटिव या इस तरह से बच्चे की साइकोलॉजी में नहीं डालेंगे, अगर आपने एक बार एक बच्चे को समझा दिया कि आपके बॉटम्स को टच करने की ज़रूरत केवल तब है या तो मम्मी आपको छोटे बच्चे होने के कारण नहला रही है, कपड़े पहना रही है, या भगवान ना करे आपको चोट लग के बॉटम्स पे चोट लग गई तो डॉक्टर साहब को पट्टी बांधनी है। उसके अलावा कोई भी इंसान बार बार आपके बॉटम्स को टच क्यों करेगा? और एक बात और बताऊं, ये जो उम्र होती है, आपको पता होगा कि 7 ईयर तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है पूरी फास्ट चल रही होती है बच्चे की। आप एक बार बच्चों को ठीक तरीके से बता के तो देखिए डायग्राम्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ, कभी नहीं भूलते वो।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी ने इसको एक हिचक मान लिया, इसको एक स्टिग्मा मान लिया, ये जिम्मेदारी हमने स्कूल को दे दी, स्कूल ने कहा घर वाले बता देंगे, घर वाले, वी आर वेटिंग फॉर समबडी। तो ये गैप हमें तोड़ना पड़ेगा और बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये चीज़ है। और मैं तो फैमिलीज़ को, मैं तो पेरेंट्स को एक बात हमेशा, अगर कुछ मिल जाते हैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हम सबकी इनकम बढ़ गई है तो आज हम बच्चों को सामान बहुत दिलवाते हैं, लेकिन सम्मान भूल जाते हैं दिलाना। जब कोई बच्चा आके कहता है ना, मम्मी मुझे मामा जी ने, ताऊ जी ने, कहना नहीं चाहिए लेकिन आज के लिए रिश्ते खून कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मामा जी ने यहाँ टच किया, मुझे ताऊ जी ने यहाँ टच किया, वो हर रोज़ मुझे यहाँ टच करते हैं। हमारी आंखें उस बच्चे की तरफ इस किस्म की होती हैं कि बच्चा डर जाता है। या कई बार तो बच्चे को थप्पड़ भी पड़ जाता है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। उन माँ या बाप ने ये नहीं सोचा होता कि बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके ये बात कही है और आपने जो ये रिस्पॉन्स दिया है, अब ये बच्चा उम्र भर उस अब्यूज का शिकार बनेगा और 13-14 साल की उम्र में जब इसको पता चलेगा कि ये गलत था, उस रिश्तेदार के प्रति इसके लिए हमेशा के लिए खुंदक पैदा हो जाएगी, कुंठा पैदा हो जाएगी और आपके लिए भी अच्छे विचार नहीं आएंगे। इवन सर उसकी पर्सनल प्रोग्रेस में भी बहुत बाधक होगा ये, बिल्कुल, क्योंकि उसके जहन में जब जब ये समझ आएगी और वो पुरानी बातें जब जब याद करेगा, कहीं ना कहीं वो ये समझेगा कि मेरे साथ चीट हुआ है और मेरे अपनों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था जब मैं बताने गया था। बिल्कुल सही है। इससे वो समाज का वो व्यक्ति बन के भी बाहर निकल सकता है जो भविष्य में कभी समाज पर बिलीव ना करे, नहीं करेगा। और ऐसे ही लोग समाज के लिए बाद में दिक्कत खड़ी करते हैं। बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर, जो बिल्कुल रूट से शुरू हो रहा है। अंकित, एक बार एक बिग बॉस नाम का प्रोग्राम आता है तो मैं देखता हूँ, चलिए बहुत सारी दुनिया नहीं देखती लेकिन मैं देख रहा था और अचानक उसमें जो 10-15 पार्टिसिपेंट्स थे, 10 या 12 पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने पता नहीं उस दिन अचानक आपस में चर्चा शुरू कर दी कि हम में से किस किस के साथ बचपन में बैड टच हुआ था। और मैं आपको जान के हैरान हो गया मैं कि उनमें से हर एक के साथ हुआ था। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ आने वाली सेलिब्रिटीज़ जब आपस में बैड टच की बात कर रही हैं और उनमें से हर कोई ये कह रहा है कि हाँ किसी ना किसी रूप में हम सब ने इसको फेस किया है, तो ज़रा इसकी आप स्केल का पता करिए। वैसे डाटा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में, या मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 50% बच्चों को तो कभी ना कभी अपने बचपन में चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का सामना करना ही पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि ये फिगर वो कम बता रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वन टाइम टच को ले लूँ, अगर वन टाइम टच को ले लूँ तो वन टाइम टच तो गाड़ी में, बस में लोग बाज नहीं आते हैं गलत तरीके से। और ये वो है जो रिपोर्टेड है, जो आप डेटा बात कर रहे हैं एनसीआरबी का रिपोर्टेड डेटा है जिससे ये चीज़ निकल कर आई है। जो रिपोर्टेड नहीं हुआ है वो नंबर कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टिंग तो बहुत कम है। रिपोर्टिंग के ऊपर भी एक फिगर है, 28% रिपोर्टिंग बताई गई थी एक पर्टिकुलर साल में कि 100 में से 28 केस ही रजिस्टर्ड होते हैं, 72 कभी नहीं आते सरकार तक। और स्कूलों में जब हमारे लोग प्रोग्राम लेने जाते हैं तो कई तरह की चिट्ठियाँ, कई तरह के कागज बच्चे हमारी टीम को देके जाते हैं, बाद में हम आगे डिस्कस भी करते हैं, उनको सही अथॉरिटी तक पहुँचाते भी हैं, बात भी करते हैं। और हमें ये महसूस होता है कि जिस तरह की गंदगी हम लोग आज मैं कहूँगा कि फिल्मों में सोचा करते थे या OTT के ड्रामाज में या सीरीज़ में देखते हैं, वास्तव में गंदगी उनसे भी ज़्यादा है जब हम बच्चों के साथ होने वाले अब्यूज़ की बात करें। स्थितियाँ ये फेज़ 1 है सर, जैसे आपने जो अभी जानकारी दी कि आप 4 पर्सनल पार्ट बताते हैं, आपने कहा 7 स्टेजेस हैं। ये पहला था, ये फर्स्ट था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन इज ओके, सेकंड हम बताते हैं। अब हम अपनी अगली स्लाइड चलाते हैं, वहाँ पर बच्चों को 3 जगह नज़र आती हैं। हम बताते हैं कि बच्चों देखो ये 3 जगह ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन इन तीनों जगहों का इस्तेमाल करते समय माँ बाप के साथ रहें या किसी बड़े के साथ रहें और गलत टाइमिंग पे, यानी कि ऑड टाइमिंग्स पे, बहुत सुबह या बहुत रात को वहाँ नहीं जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन, पब्लिक पार्क और पब्लिक टॉयलेट्स। अब आप कहेंगे कि मैं 3 चीज़ें क्यों बताता हूँ, ये तो मैं 100 की लिस्ट भी दे सकता हूँ जी, लेकिन वो फिर उनको याद नहीं होगी। आप बहुत सारी किडनैपर्स की स्टोरी या पुरानी स्टोरीज का एनालिसिस कर लीजिए, जो मैंने आपको ये 3 जगह बताई हैं, ये बहुत रेलेवेंट प्रोन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो भी ऐसे साधन है जो आपके प्राइवेट कार नहीं है और उसके अलावा जो भी साधन है वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन बन गए, चाहे वो एक ऑटो रिक्शा है, चाहे वो एक बस है, चाहे वो एक ट्रेन है। दूसरा मैंने बोला पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल बहुत सारे हाईवेज़ पे हम लोग सफ़र करते हैं, हाईवेज़ में हम लोग मिडवेज़ पे रुकते हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छा मिडवे अपना टॉयलेट एक दिशा में 200-300 मीटर हटके बनाया है। ये बहुत डेंजरस जगह हो सकती है, बिकॉज कि वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और आपको पता नहीं है कि उस टॉयलेट को, क्योंकि आपने कभी यूज़ नहीं किया, पीछे की तरफ कोई दीवार टूटी हुई है क्या, या कोई गलत आदमी वहाँ बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो बड़ी डेंजरस जगह मानता हूँ मैं इनको। अगर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, यू मे नॉट बी एबल टू सी कि ये बच्चा किस तरफ गया और वहाँ से कहाँ चला गया। बिल्कुल। पब्लिक पार्क,
बच्चों की आदत होती है सुबह शाम वो पार्क में जाना चाहते हैं, छुट्टी के दिन वो सुबह भी जाते हैं, कई बार इवनिंग में अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका शौक होता है। लेकिन अगेन अगर वो पब्लिक पार्क आपकी निगाह में नहीं है, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, या वहाँ दीवार टूटी हुई है, या वहाँ पर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स बैठे रहते हैं जो सही नहीं है समाज के लिए, तो बच्चों को अकेला नहीं जाने दें। अगर जाने की ज़रूरत आई गई है तो साथ में कोई बड़ा इंसान जाना चाहिए। आपने नोट किया है कि आजकल अगर छोटे बच्चों को आप ये कहेंगे कि बेटा टॉयलेट में तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो वो एकदम से चिल्ला उठते हैं कि आप यहाँ भी मेरे साथ जाओगे क्या, और पार्क में तुम्हारे साथ चलती हूँ भैया को, साथ वाले लोग उसको पैम्पर्ड चाइल्ड कह के चिढ़ाने लगते हैं, और बच्चे इसको बड़ा स्टिग्मा मान लेते हैं, और थोड़ा सा ना उनको ऐसा लगता है कि दोस्तों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी क्योंकि वो तो अकेले आए और मेरे साथ मम्मी या दीदी जा रही है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, ये हमारे डर गलत नहीं होते हैं। मैं तो यही कहूँगा पेरेंट्स को कि आपके ये डर गलत नहीं है। मैंने ऐसी फैमिली भी देखी है कि बच्चे ने जिद की कि मम्मी छुट्टियां हो गई हैं, मुझे मामा जी के घर जाना है, तो बच्चे कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें छोड़ के आएंगे लेकिन अभी हम बिजी हैं। तो बच्चा कहता है कि मम्मी सीधी ट्रेन तो जा रही है, आप मुझे बिठा दीजिए, मैं उतर जाऊंगा, मामा जी मुझे स्टेशन से ले लेंगे। और इस तरह की कई बार एडवेंचर कर भी बैठते हैं हम लोग। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो ट्रेन जो जयपुर से अजमेर जाएगी वो बीच में काफ़ी जगह रुकती है, और आप नहीं जानते कि कौन व्यक्ति इस पूरी घटना पर निगाह रखे हुए है कि आपका बच्चा अकेला जा रहा है। तो मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा इस तरह के एडवेंचर करने की। इस तरह के एडवेंचर हमारे समय में हो चुके हैं। तो फिर मैं एक इसी में रिलेटेबल क्वेश्चन पूछता हूँ सर। आपने बहुत सी स्कूल्स में, जैसे आपने बताया, लोगों को मोटिवेशन दिया है। आजकल ना कुछ प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह का कल्चर आ गया है कि वो बच्चों को बाहर कैंपिंग कराने लेके जाते हैं, स्कूल ट्रिप पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। और ऑन रिकॉर्ड पता नहीं ये बात कितनी ठीक है, स्कूल ट्रिप्स सेफ नहीं हैं। इस बारे में आपकी टीम के पास कोई रिसर्च है? देखिए बहुत ज़्यादा स्कूल, मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा, नहीं आप जर्नलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई बहुत ऐसा डाटा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा घटनाओं का भी जिक्र हो। थैंक गॉड, टचवुड की बहुत सारी घटनाएं मैंने नहीं देखी हैं, क्योंकि राजस्थान में बड़े स्कूल्स तो इवन फॉरन तक ले जाते हैं, और कुछ मीडियोकर स्कूल जो हैं बच्चों को ऊटी, मनाली, शिमला ले जाते हैं, और कुछ चित्तौड़गढ़ या अजमेर या उदयपुर तक ले जाते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग बजट के हिसाब से चीज़ें। मेरा ये प्रश्न इसलिए था सर, क्योंकि ना जैसे आपने अभी ट्रैवलिंग के केस में कहा कि बच्चों को अकेले यहाँ से यहाँ मत भेजिए। एक मूवी थी दृश्यम करके, उस दृश्यम मूवी में जो वो बच्ची दिखाई है वो स्कूल ट्रिप पर ही गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल ठीक। जब उसके साथ वाले एक दोस्त ने उसका वीडियो बना लिया, उसका मतलब प्राइवेट वीडियो बना लिया, और उसके बाद वो पूरी कहानी बिल्ट होकर आई। ये ऐसे बहुत से, क्योंकि आपने बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा कहा कि बच्चों को अकेले ट्रैवल ना करने दें। एक्चुअली जब बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो भी वो बहुत सारे अननोन लोगों के साथ अब वो वाला टाइम बिताने वाला है जो आज से पहले उसने नहीं बिताया था। स्कूलिंग का टाइमिंग है उसका 8 से 2 का है, 9 से 5 का है, जैसा भी टाइमिंग है, अब वो नाइट भी बिताने वाला है। उनके साथ में नहाना भी शेयर करने वाला है, बिकॉज अब तक वो पूरी स्कूलिंग में कभी नहाया नहीं था, उनके साथ कभी भी वो सोया नहीं था, अब वो सोने भी वाला है। और ऐसे में जब फिल्में इस बात को दर्शाती हैं, और फिल्में समाज का आईना होती हैं, अगर हमारे समाज के दौरान आपने जैसे ये बात उठाई है तो ये भी एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आप थोड़ा इस पे और मैं ये मानता हूँ कि एज ए पेरेंट मैंने भी जब अपनी बच्ची को किसी टूर पे जाने दिया है तो हम हमेशा ये इंक्वायर करते हैं कि कितने बच्चों पे कितने टीचर्स जा रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि यदि आपके स्कूल के लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, 2000 5000, तो वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो टीचर्स का खर्चा आपसे निकालना चाह रहे हैं, या टीचर्स अगर खुद अपनी पेमेंट पे जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो क्या मॉडल है, बट आप उसको पे करिए, लेकिन इंसिस्ट करिए कि बच्चों के ऊपर 3-4 बच्चों पे, 5 बच्चों पे नहीं तो कम से कम टीचर्स की संख्या इतनी होनी चाहिए कि वो उन बच्चों पे एक निगाह रख सकें। अगर स्कूल प्रॉपर व्यवस्था करते हैं, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर बच्चों के साथ कहीं दुर्घटना होती है तो स्कूल को भी उस जख्म से उभरने में सालों लग जाते हैं, खत्म हो जाती हैं। डीपीएस का एक केस काफ़ी फेमस दिल्ली में हुआ था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि इस विषय में हम लोग काफ़ी अच्छी तैयारियां करते हैं, यानी कि स्कूल भी तैयारियां करता है, पेरेंट्स भी तैयारियां करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों से एक बार ज़रूर बात करते हैं और वीडियो कॉल कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी अच्छा हो गया है। एक्चुअली ना ये दो दुधारी चीज़ है ये, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जब बच्चों को आप इस तरह का एक्सपोजर देते हैं, वो बाहर जाता है, खुद से वो खड़ा होना सीखता है, बाहर जाकर के इस दुनिया को समझना सीखता है, और स्कूल इसीलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्हें बाहर भी लेके जाते हैं। बिल्कुल सही है। उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि पार्क में मत जाओ, पार्क के दोनों फायदे हैं। लेट नाइट जा रहे हो पार्क में तो हो सकता है आपके पेरेंट्स शाम को जॉब से लौटते हो, मजबूरी है उनकी कि आप लेट नाइट जा रहे हो, या फिर किसी तरह से आप ऐसी जगह पर जा रहे हो कि पेरेंट्स बहुत एंगेज्ड हैं, आपको अब वॉशरूम जाना पड़ रहा है।
दोनों ही चीज़ें हैं जो आपने अभी हाईलाइट की, दोनों तरीके से अगर देखी जाएं तो हर जगह पर आप ध्यान रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो वर्ड यूज़ किए हैं, आप देखेंगे मैंने जो वर्ड यूज़ किए हैं बहुत केयरफुली किए हैं कि अगर इन जगहों पे जाना पड़ता ही है तो आप ओड आवर्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए, और अगर ओड आवर्स में भी जाना जरूरी हो जाता है तो उसके साथ कोई ढंग का आदमी उसकी कंपनी में जाए। बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स लेट भी आते हैं और बच्चे को अगर जाना है तो डेफिनेटली वो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल अपने बच्चों को ये कह देंगे कि आप चले जाइए, फिर दुर्घटनाएं तो होती हैं, फिर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हम बच्चों को बहुत समझाते हैं, इस पॉइंट पे सारे एग्जांपल्स देके समझाते हैं, और बच्चे हमारी बात को समझ भी जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो अखबार में इसलिए आए कि आप मिसिंग हैं। आपकी फ़ोटो तो इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपने स्कूल में टॉप किया है या कोई बड़ा काम किया। सर अभी जिस तरह का वर्किंग कल्चर चल रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, और आजकल वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा मतलब 9 to 5 बोलने के लिए हो गए हैं, अदरवाइज़ वो 8 तक भी जाते हैं, और उनके बच्चे या तो किसी क्रैच में पढ़ रहे हैं, क्रैच में वेट कर रहे हैं, या फिर डे बोर्डिंग स्कूल्स में हैं, या फिर घर पर मेड के साथ हैं। बिल्कुल सही है। ये सारी वो परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी घर वालों के दिमाग में देती हैं। तो अब आपका थर्ड पॉइंट में वो बात काफ़ी हद तक आ भी जाएगी। वैसे तो 7 पॉइंट तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कवर हो ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है 3 नंबर वाली। इसको बताने में थोड़ी दिक्कत सी भी आती है क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे है, वो क्यों है आपको पता लग जाएगा। बच्चों को ये समझाइए कि अगर कोई अडल्ट मेंबर या कोई भी मेंबर उनके पास आता है और उनको कहता है कि आप अपने कपड़े मेरे सामने चेंज कर लो, या अपने कपड़े उतार लो, या आपसे अपने कोई प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए बातों बातों में कहता है, या वो अपने खुद के कपड़े आपके सामने उतारता है, या अपने निजी अंगों को टच करता है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझाइए। मैं बताता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी जो इंडिया में फैमिलीज़ हैं उनमें फंक्शंस होते रहते हैं, और फंक्शंस के दौरान आप जानते हैं कि घर छोटे होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, तो कई बार शाम के फंक्शन के लिए सब लोग तैयार होना शुरू कर देते हैं। जस्ट इमेजिन करिए 5 बजे क्या सीन होता है, 8 बजे के फंक्शन के लिए सब लोग तैयार होना शुरू कर देते हैं। तैयार होना शुरू करते हैं तो चेंजिंग रूम्स उतने होते नहीं है, और कुछ लोग जो गलत निगाह वाले हैं, अगेन आप नहीं जानते वो कहाँ बैठे हैं, वो बच्चों को ट्राई करने के नाम पे, क्योंकि ये जो आदमी की निगाह है एक बच्चे पे, वो एक इसका टेस्ट ले रहा है जगह जगह पे, आप ये मान के चलिए, और वो एक टेस्ट के तहत बच्चे को ये कह सकता है अरे बेटा तुम तो छोटे हो, मेरे सामने चेंज कर लो। तो मैं बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझाता हूँ। क्या आप कभी कपड़े लेने जाते हैं तो चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करते हो कि सबके सामने करते हो? नहीं अंकल, हम तो चेंजिंग रूम जाते हैं, ट्रायल रूम जाते हैं। तो बेटा वहाँ पर भी आपको ये कहना है नहीं अंकल मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगा। किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करने हैं, और ना ही किसी बड़े को आपके सामने चेंज करने चाहिए। कोई आपके प्राइवेट पार्ट को छू के आपसे कोई बात करने की कोशिश करे, या अपने प्राइवेट पार्ट खुद टच करे या आपसे टच करवाए, तो ये सही बात नहीं है। उन अंकल को हम अच्छा अंकल नहीं कह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये इन सब मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कि फैमिली का कोई बड़ा मेंबर, जो एक एडोलसेंट भी हो सकता है, यूथ भी हो सकता है, एज्ड भी हो सकता है, मिड एज भी हो सकता है, वो इन चीज़ों का करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आप कैसे बताएंगे वो शब्द आपको चुनने हैं, लेकिन हम तो स्कूलों में भी बता देते हैं। इसमें ना एक बहुत बड़ा धर्म संकट आता है। बताइए। जैसे घर में कई बार ऐसा होता है कि जब जॉइंट फैमिली होती है तो चाचा मामा ये लोग घर के ही हिस्से होते हैं। जनरली चाचाज तो होते ही हैं, चाचा ताऊ होते हैं, और आप उनके साथ जिम्मेदारियों को बांट के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि सुबह स्कूल जाना है तो नहलाने का काम इनका है, खिलाने का काम इनका है, टिफिन पैक करने का इनका है, पढ़ाने का इनका है, सबका काम बटा हुआ है। हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो आदमी जिसको अपन ने काम दिया है वो वही काम पूरे टाइम कर रहा हो। हो सकता है जिसके नहलाने की जिम्मेदारी थी आज वो नहलाने के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बीमार हो गया, कहीं जाना पड़ गया। कई बार घर के अंदर भी ऐसे ही चाचा ताऊ लोग जो हैं वो बच्चों को नहलाने के लिए कि आओ बच्चों मैं नहला देता हूँ। ये बड़ा आपने जो पॉइंट बताया ये ऐसा स्थिति में ले जाके खड़ा कर दे रहा है उस बच्चे को या उन पेरेंट्स को जो आज का आपका सेशन सुन रहे हैं, उसको कैसे समझाएं या पकड़ें कैसे इस चीज़ को कि ये गलत है, क्योंकि नहलाने तो ले गए वो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी कि वो नहलाने ले गए, ये एक्सेप्शनल मैटर का परसेंटेज देखना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ के एक्सेप्शन निकाले जा सकते हैं कि हो सकता है कि एक फैमिली में ये काम उसको करना पड़ रहा है, इसको मैं बीच में आपसे निवेदन करूं, ये सवाल मैंने ऐड कैसे किया क्योंकि शादी भी रोज नहीं हो रही है, वो भी एक्सेप्शनल है।
और ये घटना भी एक्सेप्शनल है, बट मेरे वाले केस में क्वेश्चंस ये ज़्यादा हैं, प्रायोरिटी ज़्यादा है। शादी फिर भी साल में 1-2 अटेंड होंगी ऐसी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बीच में रेज किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए वो उसको बच्चे को नहला रहा है, तो हम भी जानते हैं कि एक बच्चे को नहलाने के लिए एक मम्मी पापा, जो कि पेरेंट्स मुझे सामने सुन रहे हैं, उसको अगर अपने चाचा या ताऊ से नहाने की नौबत आ गई है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के 4 साल के बच्चे खुद नहीं नहाते हैं, मैंने ऐसा सुना नहीं है, बहुत कम एज तक ही बच्चे दूसरों के भरोसे हैं। शावर आ गए हैं, पहले शावर्स नहीं होते थे, शावर आते हैं तो बच्चे शावर चलाते हैं, बीच में रोक के अपने को साबुन लगाते हैं, कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग अगर आपने बच्चों को दी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हो जाएगी कि चाचा ताऊ या मामा या ऐसे लोग नहला रहे हैं जिनको मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है। कर्टसी भी नहीं कहती, प्रोटोकॉल भी नहीं कहता मेरे हिसाब से। इसकी वजह से प्यार बढ़ता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चे को किसी से नहलवाना पड़ेगा जिसकी उम्र 3 से 5 साल है, बच्चे को हमेशा ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि बेटा ये तो तुम खुद साफ़ कर लेना, इसको तो तुम्हें पता है ना कि ये तो तुम्हें खुद ही साफ़ करनी होती है। हमारे यहाँ बच्चा टॉयलेट बचपन में जाता है तो हमें पता है कि माँ बाप साफ़ करेंगे, एक टाइम के बाद मेड साफ़ करेगी, बट एक टाइम के बाद सिखा दिया जाता है बच्चों को। इसके एक टाइम के बाद आपको पता है कि धीरे धीरे बच्चा कैसे सीख लेता है। पहले आप सारा कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप पानी डालते हैं, फिर आपको वो भी नहीं डालना पड़ता। तो उसी तरह से इस चीज़ में भी आप सिखा सकते हैं। इसके भी स्टेप्स हैं कि भैया ये चीज़ें जब साफ़ होंगी तो वो तुम्हें ही करनी है। अगर कोई इनको ज़्यादा हाथ लगा रहा है, ज़्यादा बार बार यहाँ पे हाथ लगा के टच कर रहा है, तो वो सही बात नहीं है। अगर हम चीज़ों को धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, फिर ये बहुत कंफ्यूज होने वाला है, बहुत कंफ्यूज फिर कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे के लिए रियली धर्म संकट है। लेकिन मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, मेरा विजन इसमें एकदम क्लियर है कि हर चीज़ों में माँ बाप को तो रोल अदा करना पड़ेगा। ये जो ओवर ट्रस्ट है, इसने ही लोगों को मारा है। अखबारों में देखिए ना किस किस तरह विश्वास से ही विश्वासघात है, किस किस तरह के रिश्तों के खून हुए हैं। माँ तो कई जगह पिताओं पे विश्वास नहीं कर पा रही है, जिस तरह की खबरें मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो जब इस तरह की नौबत आ गई है तो देखिए, थोड़ा सा ये बात धर्म संकट ही सही, लेकिन इसको धीरे धीरे बच्चे के ऊपर ही डाल दीजिए, बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा ट्रेन कर लीजिए। और मेरा ये मानना है कि बच्चे इन चीज़ों को पकड़ लेंगे अगर माँ बाप कन्विक्शन के साथ उनको समझाएंगे, और बच्चे की लर्निंग भी ठीक होती है। एक नहाने वगैरह के लिए भी डिपेंडेंस क्यों रखी जाए? अगर आपके यहाँ शावर है, बहुत आराम से उसको ट्रेन कर सकते हैं आप। बाल्टी सिस्टम है तो भी आप ट्रेन कर सकते हैं। आँखों में साबुन लगाना वो वाला पार्ट है, वो मैंने देखा है बच्चे नहा लेते हैं और बुलाते हैं, मम्मी मेरी आँखों मेरे फेस पे साबुन लगा दो। या बच्चा सब कुछ कर लेता है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बुलाता है। वो स्टेप बढ़ाते जाइए। एक बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों से, क्योंकि आपने शुरुआत में इस बात को मेंशन किया था कि बच्चों से हम अभी तक उन वाले अंकल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। उन वाली आंटीज भी होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती हैं। मैंने तो थोड़ी देर पहले बोला था। हाँ, मैंने इसीलिए हाँ। तो क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा है जहाँ वर्किंग लोग हैं, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं और ऐसे मेरे बहुत से ऑडियंस हैं। हमारी ऑडियंस में लगभग 16% ऑडियंस ऐसी है जो आउट ऑफ इंडिया रहती है। तो उनके भी केस में ऐसा है कि या तो घर में कोई मेड है जो बच्चों को नहला के तैयार कर रही है, उन्होंने घर के अंदर कोई हेल्पिंग हैंड रखा हुआ है। तो सर ये तो बहुत ही बड़ा मतलब ऐसा केस क्रिएट हो रहा है कि वो महिलाओं पर भी कैसे ट्रस्ट करें जो नहलाने जा रही हैं, और फिर काम कैसे करवाएं। ये कॉम्प्लिकेशन हमारी सोसाइटी के साथ, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जी, ये समस्या उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग सीसीटीवी लगा देते हैं, बाथरूम में भी सीसीटीवी है, घर के कमरे में भी सीसीटीवी है, किचन में भी सीसीटीवी है। वो ठीक से खाना पका रही है कि नहीं पका रही है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में देख सकता हूँ, क्योंकि हर समय तो देखूंगा भी कैसे। लेकिन डेटरेंट तो है ना कि मुझे कोई देख सकता है। बाथरूम में आप लगाना चाहेंगे नहीं लगाना चाहेंगे मुझे नहीं पता, कि वो बच्चे के समय में आप ऑन करके जाएंगे और उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि मर्यादा है। लेकिन घर के मेन कमरे में जहाँ वो नॉर्मली बच्चों को खिलाएगी सुलाएगी, वहाँ पे आप लगाना चाहेंगे क्या? लेकिन ये डेटरेंट बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि विदेशों में तो 100% लोग सीसीटीवी डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ भी सीसीटीवी का चलन बढ़ा है, फ़ोन पे आप उस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे जहाँ कैमरे की पहुँच नहीं है वहाँ जाके कर ले क्या? तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इन 7 तरह से बच्चों को सिखा देते हैं तो बच्चा कोई ना कोई सेंसेस के थ्रू सिचुएशन को समझ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। और नहीं तो कोई भी अब्रप्शन है, बच्चों को एनकरेज करिए कि वो आके पूछ ले कि आज मुझे ना वहाँ ले जाके ऐसे ऐसे किया था। ये अधिकार तो दीजिए, ये कम्युनिकेशन गैप तो पूरा करिए। आपने ना ये बात बहुत अच्छे से पहले भी मेंशन की है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। द मेजर गैप इज कम्युनिकेशन गैप। अगर बच्चे को ये पता है कि ये चीज़ गलत है तो फिर वो आपको आके बता दे
ये अपने आप में सीसीटीवी है। मैं कह रहा हूँ अंकित अगर गलत भी नहीं है, बट ये थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी उसको, या और बच्चों का दिमाग ऐसा होता है, उनको अगर एक पैटर्न से अलग जाके कोई चीज नजर आती है वो मेंशन करते हैं, बशर्ते आप उनकी बात को सुने। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो वो बताना छोड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स इन बातों में इंटरेस्टेड रहेंगे और वो इस बात को गौर करेंगे कि बच्चे ने ये बात पहले तो नहीं कही। कई मूवीज़ इस पर बड़ी अच्छी आई हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसके बाद वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने अपने सर्वेंट्स को चेंज किया, आया को चेंज किया। सर आप इस तरह से देखें, क्योंकि जिस तरह से अभी लोगों के बीच में काम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जॉब के लिए मतलब कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, पेरेंट्स जैसे ही घर लौटते हैं वो इतने एग्जॉस्टेड होकर लौटते हैं कि उनको लगता है कि बच्चे बोल रहे हैं तो ये भी एक सरदर्द है। और कई बार ऐसी माताएं व्यस्त हो जाती हैं काम में कि वो अपने काम के साथ साथ बच्चों को मोबाइल पकड़ा के ये चुप रहें, मुझे डिस्टर्ब ना करें। और जो आपने हर चीज़ के रूट में ले जाके बात छोड़ दिया ना, दैट इज़ कम्युनिकेशन गैप। अगर आज के इस सेशन में हमारी ऑडियंस केवल ये समझ ले कि बच्चों से दिन में एक बार, कितने भी आप व्यस्त हैं, अगर एक बार घंटे भर भी आपने बैठ के तसल्ली से उनकी सुन ली कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो बातें भी सुना रहे हैं, किस्से कहानी भी सुना रहे हैं, बट आप प्रेजेंट रहे, तो संभवतः इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगाई जा सकती है। 15 मिनट, आपने 1 घंटा बोला, मैं 15 मिनट कर रहा हूँ कि आप 15 मिनट बच्चे से बात कर लीजिए, बेटा आज कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, घर आने के बाद तुमने खाने में क्या खाया, आंटी ने तुम्हें क्या सिखाया और तुमने टीवी में क्या देखा। 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम रील्स देख सकते हैं 2 घंटे के लिए, या व्हाट्सएप पे 3 घंटे चैट कर सकते हैं। समटाइम्स वी डोंट फाइंड टाइम फॉर सच इंपॉर्टेंट इशू। तो ये तो देखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि माँ बाप एग्जॉस्टेड आते हैं, थके हुए आते हैं, ये एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ की जैसे ज़रूरत है वो वैसे रहेगी। आपकी एक ज़रूरत दूसरी ज़रूरत को मिटा दे या उसको कम कर दे, डाइल्यूट कर दे, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? वो तो अपनी जगह ज़रूरतें दोनों रहेंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, एक डिजिटल बैड टच भी होता है। फिजिकल बैड टच तो हम समझ जाते हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी ने देखा है, लेकिन आजकल की पीढ़ी के लिए ज़्यादा खतरनाक है डिजिटल बैड टच। इसका मतलब ये है कि यदि कोई इंसान हमारे बच्चे की लाइफ में आता है और वो बच्चे को अपने पास बुला के किसी डिवाइस में उसको कोई गलत पिक्चर, कोई गलत वीडियो क्लिप या कोई गंदा जोक पढ़वाता है, वो तो पास बुला के, दूसरा वो उसके पास नहीं रहता है, बात करके चला गया, उससे दूर है, लेकिन उसको कहता है बेटा मैं तुम्हें ना व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज भेजूंगा या ऐसा फ़ोटो भेजूंगा, आप देख लेना और फिर डिलीट कर देना। अब मैं इसका सार बताता हूँ। यदि हम पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल के जरिए बच्चे को कोई ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो उसकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है या उसको भेजते हैं, तो ये दोनों ही भी बैड टच हैं और ये दोनों भी पॉक्सो में पनिशेबल हैं अगर प्रूव हो जाए तो। और ये सबसे ख़तरनाक है आज की डेट में। कई स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं, हम कई स्टोरीज़ बच्चों को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं बिना डराए हुए कि आप अपने मम्मी पापा के नंबर हर किसी को मत दिया करो। अगर कोई अंकल आपको ये कहते हैं कि इस समय मम्मी से फ़ोन ले लेना, मैं तुम्हें कुछ भेजूंगा, देख के डिलीट कर देना, ये भी सही बात नहीं है और ये बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे की कोई ई क्लास होगी, तो हम दे भी देते हैं फेथ के कारण। बच्चा वो फ़ोटो देख रहा है, डिलीट कर रहा है, अगले दिन अंकल पूछ रहे हैं तुमने क्या देखा, मैंने ये देखा, ये लो चॉकलेट, शाबाश तुम जीत गए। इस तरह की भी चीज़ें देखी गई हैं। इसमें सर मैं एक ना अपने टाइम का स्कूलिंग याद करता हूँ। उस समय पर ऐसा होता था कि एक एज का अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो खुलेआम बात नहीं की जा सकती, ये बड़ा अट्रैक्ट करती हैं सर। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। और ऐसे में बच्चे खुद भी बड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं कि बताना ही क्यों है। बिल्कुल सही बात है। इस मतलब ये एक अलग मतलब द्वंद है सर। देखिए जी, जो किशोरावस्था है, हाँ वो मेरी ये सवाल डायरेक्ट किशोरा पर चला गया। 12-13 प्लस में ऐसा होगा। उसके लिए तो जब मैं आपको टीनेजर वाले टिप बताऊंगा तो मैं ये एड्रेस करता हूँ जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन मैं 12-13 तक, चूंकि हार्मोनल वाला मैंने अभी नहीं लिया है, मैंने अभी माना है कि वो एक नॉर्मल बच्चा है 8th क्लास तक का, तो वहाँ पर बच्चा अभी माँ बाप के कहने में है। अगर मम्मी ये कहती है कि बेटा तुम्हें इस तरह के पिक्चर्स नहीं देखने चाहिए, तो वो कहने का तरीका होगा।
जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सभी अपने बच्चों को आज ये सिखाइए कि किस तरह के वीडियो या किस तरह के फ़ोटोज़ या किस तरह के जोक्स नहीं चलते हैं, तो वो आप किस शब्दों में समझाएंगे, तो आप मेरे से बेटर जानते हैं, क्योंकि हर माँ बाप का अपने बच्चों को समझाने का एक अलग तरीका होगा, साइन लैंग्वेज है उनकी। नंबर 2, उनके यहाँ किस तरह के लोगों का एक्सपोजर है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। सोसाइटी, ठीक है, मान लीजिए एक फैमिली बहुत हाई सोसाइटी है और आपका बच्चा उस हाई सोसाइटी में बैठता उठता है और वहाँ पे बहुत सारे अंकल आंटी आते हैं, जहाँ खुल के ड्रिंक्स चलते हैं, खुल के सिगरेट पी जाती है, खुल के लोग एक दूसरे के साथ गलत तरह के मजाक भी कर लेते हैं, या कई इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज होती हैं जो शायद एक दूसरी फैमिली में बहुत ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं। हम जजमेंटल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ऐसा देखने में आता है कि कई अंकल आंटी बच्चे को बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि बेटा ये जोक तो चलता है, आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, तो बच्चे तो चलता है, ये वाली फोटो तो अरे बेटा इसमें तो क्या है, ये तो कुछ नहीं है आजकल। तो डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चे को किस तरह के लोगों का एक्सपोजर दिया है, कि वो किस तरह के अंकल आंटी के साथ बैठ रहा है, या आप जब ये पार्टीज करते हैं तो बच्चों को स्ट्रिक्टली वहाँ से अवॉइड कर पाते हैं क्या। अगर आप एक शहर में न्यूक्लियर फैमिली हैं और 2-3 कमरे का बड़ा सा फ्लैट है और उसी के कमरे में पार्टी हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक बड़े बंगलों में मेंटेन कर सकते होंगे, फ्लोर्स अलग अलग है तो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि डिसाइड आपको करना है। अगर बच्चे को आप एक्सपोजर देते हैं, बच्चे के पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट फ़ोन है, मैंने ऐसा भी देखा है कि स्कूल्स तो करा देता है कि बिल्कुल फ़ोन को हाथ नहीं लगेगा हमारे यहाँ, मतलब स्कूल्स ने हॉस्टल्स में भी बैन किए हुए हैं बड़े बड़े ने, लेकिन बच्चा छुट्टियों में आता है, पूरा समय फ़ोन उसके पास होता है क्योंकि शर्ती है। और माँ बाप भी ये सोचते हैं बेचारा बच्चा बिना फ़ोन के हॉस्टल और स्कूल में था, तो अब तो इसको दे देना चाहिए। लेकिन किस तरह के लोगों से उसके कांटेक्ट हैं, किस तरह के लोगों के मैसेज उसको आ रहे हैं, डिलीट करना उन्हें हमसे बेटर आता है। और वो डिलीट करते समय रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसने सिखाया है। तक आप सोचेंगे ना कि बच्चे को डिलीट तो कर दिया, लेकिन मैं रिसाइकिल बिन में जाके देख लूँगा फ़ोन के, तो आपको पता चलेगा कि उसने तो वो भी सिखाया है उसको। तो यू कैन नेवर इमेजिन कि बच्चा क्या चीज़ पे लॉक लगा के बैठा है, क्योंकि लॉक लगाना भी सिखा दिया होगा उस व्यक्ति ने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन गैप ही बार बार वर्ड आएगा, और बच्चे का आप पे पूरा फेथ होना चाहिए, और बच्चे को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म की गलत बात होने पे आपसे कर सकता है। सर इसी में ना एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑफ पेरेंटिंग। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी कन्वर्सेशन जारी है, क्योंकि हम आज डील ही पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो इसी बीच में कोई पेरेंटिंग टिप भी निकल के आती है क्या? जैसे हमने अभी तो ये बात कर ली कि आप अपने बच्चों से बात जरूर करें, लेकिन अभी आपने जो लास्ट लाइन बोली वो ये थी कि बच्चे आप पर ट्रस्ट करें। तो क्या वो टिप है आपके? इतना ज़्यादा आपने लाखों बच्चों को अभी तक ये बात सिखाई है, पेरेंट्स के केस में कि बच्चे, कई बार ये मैंने देखा है सर, बच्चे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन रखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि आप मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो, या आप समझोगे नहीं क्योंकि आप अल्ट्रा बिजी हो। इन दोनों स्थितियों से, क्योंकि एक हाल ही में भारतीय सिनेमा की एक फिल्म एनिमल नाम से आई, जिसने समाज के उस एनिमल को दिखाया, और पता नहीं समाज ने उसको एंडोर्स भी बहुत किया कि अरे ये तो एनिमल मेरे अंदर का है। उसमें जो किरदार है वो अपने फादर के अत्यधिक व्यस्त होने से काफ़ी क्षुब्ध है, और वो बाद में उसी की फ्रस्ट्रेशन निकालता दिख रहा है। मेरा प्रश्न इसीलिए है, पेरेंट्स को हम आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपने इस फील्ड में लिया है, क्या लगता है कि पेरेंटिंग में बच्चा विश्वास करे फादर और मदर पे, क्या किया जाए ऐसा? देखिए, अगर आप बहुत केयर करते हैं और उसके बावजूद आपका बच्चा इस तरह का है कि जो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो कुछ तो मैं कहूँगा कि चलिए आप उतने लक्की नहीं हैं कि जिस प्रपोर्शन में आपने केयर और कंसर्न दिया, प्यार दिया, उस प्रपोर्शन में आपको बदले में बच्चे का ट्रस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो जीती नहीं जा सकती, मतलब कि आप इसको हारा हुआ मान लें। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती किसी लेवल पे हो सकती है, जहाँ पर उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा हो, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया हो। बच्चा इन सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है कि आपने किन लोगों के सामने उसको कभी क्या बोला। आप अकेले में बहुत प्यार कर दीजिए, अकेले में आप बहुत कुछ दे दीजिए, लेकिन लोगों के सामने आप उसको थोड़ा सा ताड़ दीजिए, आपकी 10 अच्छे किए हुए काम बच्चा भूल के उस एक बात को याद रखेगा कि उन अंकल के सामने ऐसा बोल दिया था, या पब्लिक में मुझे ऐसा क्यों बोल दिया था। तो ये हमारे मामले में ऐसा नहीं था, हम लोग इतने ज़्यादा, मतलब यह कह लीजिए हमारी मोटी खाल थी, या हम इतने ज़्यादा माइंड नहीं करते। हमारे केस में ना हमको आप कह के बड़ा नहीं किया गया, और आज की जनरेशन को आप कह के बड़ा किया जा रहा है, बेटा आप ऐसे, बेटा आप, तो आपसे उनका ईगो बड़ा हो गया। पेरेंटिंग पे तो पूरा एक अलग डिस्कशन ही हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओवर पैम्परिंग जो लोग कर देते हैं वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टाइम नहीं है बट पैसा है, चीज़ें हैं, तो बच्चा जब भी कहता है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं 10 की जगह 20 देता हूँ, 50 की जगह 100 देता हूँ, फ़ोन मांगने में सीधा आईफोन की बात कर दूँ, या
जल्दी जल्दी उसकी बाइक्स चेंज हो रही हैं, कारें चेंज हो रही हैं जब थोड़ा बड़ा हो रहा है, और इसलिए कि ये मुझसे प्यार करेगा। तो कुछ ये भी कमियां हो सकती हैं कि देन ओवर पैम्परिंग की वजह से अगर बच्चा भटक रहा है तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा साधन हैं। आजकल मैं एक बात और बोला करता हूँ ये कई सेशंस में जो मैं जाता हूँ लेने, कि हमारी पीढ़ी की सबसे अच्छी बात क्या थी ज़्यादातर लोगों की, मेरे सामने जितने भी पेरेंट 35 से 45 साल के या 30 से 45 साल के बैठे हैं, मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ आप में से मैक्सिमम ने कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर की है। बिल्कुल ठीक। स्कूल में, कॉलेज में या पोस्ट कॉलेज आपने कोई ना कोई स्ट्रगल करी है, प्रोफेशनली करी है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन आज मेरी क्या कोशिश होती है, मेरे बच्चों को स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनका स्ट्रगल अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं जब डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, 3 साल में मेरे कॉलेज में रहा, मेरे पापा को पता नहीं था कि कॉलेज कौन सी जगह है और कैसा दिखता है। आज मैं देखता हूँ मुझसे लोग इसलिए छुट्टी मांगते हैं, सर मैं अपने बच्चे को ये वाला एग्ज़ाम दिलाने लेके जा रहा हूँ। एक ग्रेजुएट बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, है तो ठीक, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पैम्परिंग का क्या लेवल चला गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो एक पिता का प्यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवर पैम्परिंग करना या स्ट्रगल नहीं करने देना बच्चे को, ये भी गलत पेरेंटिंग मानता हूँ मैं। अपने हिस्से की स्ट्रगल सबको करने देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे के जल्दी जल्दी मोबाइल चेंज करना। केवल बच्चे ने आगे कह दिया अब आईफोन 15 आ गया, अब आईफोन 16 आ गया है और आपके लिए स्टिग्मा है क्योंकि आपके दोस्त के बच्चे ने ले लिया है। क्यों ये सब स्ट्रगल है? तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को आपसे दूर लेके जा रही है, क्योंकि बच्चे इसको अपना अधिकार समझेंगे और आप जब भी नहीं दिलाएंगे अगेन वो आपके साथ गैप क्रिएट करेगा कि मेरी इंसल्ट हो गई, सबके पास 16 था, मेरे पास केवल 15 था। क्योंकि आपने ऐसी एक्सपेक्टेशंस बच्चे की क्रिएट की हैं। गलत एक्सपेक्टेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर जंगल में टाइगर नहीं दिखा सफारी के दौरान और बच्चा ये कह रहा है पापा आप क्या हो, आपने तो मुझे टाइगर ही नहीं दिखाया, और आप ये दुख मना रहे हो मैं इतना अच्छा पेरेंट हूँ, 50,000 रुपये खर्च कर दिए और बच्चे ने मुझे टाइगर नहीं दिखने पे सुना दिया। एक्सपेक्टेशन आपने गलत क्रिएट की कि टाइगर दिखाने लेके जा रहा हूँ। आपको कहना चाहिए था मैं जंगल दिखाने जा रहा हूँ, बहुत शानदार जंगल है, हो सकता है तुझे टाइगर भी दिख जाए। गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने वाले माँ बाप भी पेरेंटिंग में कमी कर रहे हैं। तो ये गलती हमारी है कि हम टाइगर दिखाने नहीं ले जाना चाहिए, जंगल दिखाने लेना चाहिए, और टाइगर एक बोनस होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू के फर्क है। मेरे केस में तो सर ऐसा हुआ है कि मैं जितनी बार भी टाइगर देखने गया हूँ टाइगर जंगल से चला गया दिखा ही नहीं। एनीवे पॉइंट 5 आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी बढ़ गई है, जो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे लिए सुविधा हो गई है। घर बैठे हुए हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से डिस्काउंटेड रेट पे या बेटर कंडीशंस पे ले सकते हैं। मैं ई शॉपिंग के खिलाफ नहीं हूँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, लेकिन मैं इसमें एक कॉशन बताऊँगा। आप अगर बहुत सारे ई चैनल से शॉपिंग कर रहे हैं जो आपकी पसंद के कोई भी हो सकते हैं XYZ, या आप फूड मंगा रहे हैं, घर पे खाना मंगा रहे हैं थ्रू अगेन ऐप्स के ज़रिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देना चाहता हूँ कि जब आपके घर में वो सामान आना होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था इन ऐप्स ने की है, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल सेट है। सुबह एक मैसेज आता है ये आज डिलीवर होगा, ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, डन। मैं पूछता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जब उनको ये मैसेज आता है तो वो घर पे बिल्कुल ईमानदारी से ये बात उसको बता के जाते हैं जो उनकी एब्सेंस में वहाँ होगा। हम सब ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कोई हम ये मानते हैं पैकेट आएगा तो लेंगे ही। अगर OTP मेरे पास आ गया है मैं लिखवा के चला जाता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं लिखवा के जाते। फिर वो लिखवाने के नाम पर आपको फ़ोन, वो OTP आपसे मांगने के लिए फ़ोन करेंगे, आप मीटिंग में हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं। ये बड़े कॉमन से बहुत कॉमन है सर, ठीक है। अब एक पैकेट वाले बंदे ने घंटी बजाई, बच्चा मान लीजिए उस वजह से घर पे अकेला है, फादर ऑफिस में है, मम्मी टीचर या प्रोफेशन है या बाजार गई है, घंटी बजी है, बच्चे को पता नहीं है कोई पैकेट आना है। कोई ऐसा पैकेट किसी दिन डिलीवर हो सकता है जो आपने मंगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो पहले भी सरप्राइज थे और आज भी सरप्राइज है। आया होगा क्योंकि मेरे घर पे तो पैकेट आते रहते हैं, क्योंकि कई घरों के बाहर तो गाड़ी खड़ी ही रहती है। नाउ फेस्टिवल चलते रहते हैं इनके, तो बहुत जल्दी जल्दी लोग चीज़ें मंगाते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, किसी एक एरिया में डिलीवरी बॉयज़ तो लिमिटेड ही होंगे, और अगर आप हर रोज चीज़ें मंगा रहे हैं तो दे विल बी रिपीटेड। ओह यस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीवरी मैन्स आर बैड, डोंट टेक मी लाइक दैट, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पैटर्न पता लग जाता है कि ये घर पे मैं जब भी जाता हूँ, एक बच्चा मुझे इस समय अकेला मिलता है और उसने मुझे बताया कि उसके फादर तो बिजनेस करते हैं बाहर, मम्मी टीचर है, तो ये बच्चा तो नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं इस सूचना का मैं ही गलत इस्तेमाल करूँगा। मैं किसी कमरे में 5 लोगों के साथ रहता हूँ, आई मे टेल देम ए स्टोरी एंड देन समबडी मे बी लाइक दैट।
और फिर आप ऐसा चांस लेते क्यों हैं, जबकि मैं इसका इलाज बता सकता हूँ। बताएं। उसने कहा कि भैया मुझे पानी पीना है, छोटा बच्चा है, वो पानी पीने के लिए बच्चे भैया को अंदर ले गया। अब आप इसमें फिर ये कह देंगे धर्म संकट है, क्योंकि आप कहेंगे कि पानी पिलाना गंदा है क्या। लेकिन मैं फिर अगेन ये कहता हूँ कि अगर हम ये सारे कैप्स नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से दिक्कत तो कोई ना कोई रास्ते से तो आएगी। अब फिर आप ये कहेंगे कि ये पहली बार हुआ है, अभी तक कोई इसकी घटना ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा जॉनर है जहाँ पे अपने को वो काम करना पड़ेगा। वो बच्चा उसको पानी पिलाने के लिए या जिस भी हेल्प के लिए अंदर लेके गया, उसने जायज़ा ले लिया कि घर में क्या है, और बच्चा ये भी बता रहा है भैया इस तरफ से मत आना, हमारा डॉग है। भैया वो सीसीटीवी लिखा हुआ है, नहीं भैया वो नकली वाला लगा हुआ है, पापा ने ऐसे ही सर्विलेंस के लिए झूठा लिखा रखा है, कैमरे हैं नहीं है। बट बिकॉज उस बच्चे के दिमाग में वो वाले चीजें नहीं है, सेवा भाव है, उसको सेवा भाव है, और उसके पास वो सोच नहीं है जो आपकी और मेरी है। क्या हमने बच्चों को बताया है कि बच्चों ये बात केवल अपने लिए है, ये किसी और को बताने की नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया है। हम आपस में तो चर्चा करते हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। बच्चा वो जर्मन शेफर्ड की फ़ोटो लगी हुई है, अंकल हमने जर्मन शेफर्ड की केवल फ़ोटो लगाया है, अंदर तो एक छोटा सा बेकार सा कुत्ता है, वो कुछ नहीं कहेगा। बातों बातों में बच्चे ने घर के सारे सीक्रेट उजागर कर दिए हैं। आपका कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप केवल एक छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाए कि बच्चे को ये टिप देनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के द्वारा कि घर के सेफ्टी टिप्स बाहर नहीं देने हैं, घर के फ़ोन नंबर बांटते नहीं फिरना है सब जगह पे। मेरी मम्मी का नंबर लिख लो, मेरे पापा का नंबर लिख लो, मेरी दीदी का नंबर लिख लो। एंड जो भी लोग आए, गेट के बाहर से ही पैकेट अंदर आएगा, ये घर का नियम बना दीजिए कि भाई इससे अंदर तो कोई नहीं आएगा, चाहे कोई कुछ कर ले। अगर पानी भी पिलाएंगे तो पानी का गिलास बाहर ले जाके पिलाएंगे। लक्ष्मण रेखा है वो। हम लोग घटना होने के बाद ब्लेम बहुत जल्दी कर देते हैं, ऐसा हो रहा है शहर में, वैसा हो रहा है। हम कितने जागरूक होते हैं। और आप ये कहेंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ठीक है, फिर एक घटना होने के बाद ऐसा इंतजार कर लो। तो और हम नहीं जानते वो हम में से किसके साथ हो। सर सेम इसी पैटर्न पे ना आजकल साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, और लोग बिना बताए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वो ले आ रहे हैं कि सर आपका वो आया है कुरियर, और आप सोचते हो कि आया होगा, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को प्लीज़ किया जाता है कि सर आपको बिना बताए कोई गिफ्ट भेज दिया कि सर आपके लिए सरप्राइज है। तो आप भी सोचते हैं कि हाँ मेरे इतनी सारी कंपनियों से कॉन्टैक्ट है, कहीं ना कहीं से कुछ आया होगा। बट सर नंबर चूंकि आपके पास कॉल आया है, आप उसी तरीके से सर नंबर लेकिन आपके OTP के रूप में आएगा। और ऐसा बहुत कॉमन हो गया है सर, आपने बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया। और OTP डालते ही आप इसी खुशी में OTP दे रहे हो कि मेरे घर कोई गिफ्ट आया है। परफेक्ट। और वो गेट पे खड़े होकर ही आपका साइबर फ्रॉड कर गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्ट हो रही हैं। मैं आपसे एक ऐसी बात पूछता हूँ, सामने वाले लोग हैरान हो जाएंगे, मैं दावे से कहता हूँ। आपके घर पे पैकेट आया, तो आपने वो पैकेट में से सामान निकाला। कई बार लिफाफे होते हैं, कई बार गत्ते के डब्बे होते हैं, कई बार दूसरी तरह की पैकिंग होती है। आप उस सामान को अपने घर के अंदर रखते हैं। कितने लोग पैकिंग पे लगा हुआ एड्रेस और सारे चीज़ों के लिफाफे को फाड़ के पूरी तरह से नष्ट करके डस्टबिन में डालते हैं? रेयर। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके कचरे में से 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब ये चीज़ निकलती है और मैं वो देख लूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आप क्या एड्रेस अपने इसमें यूज़ करते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी उस पर लिखा हुआ है, आपका पिन कोड उस पर लिखा हुआ है, और आपने क्या सामान मंगाया उसकी भी एक लाइन होती है कि आपने ये सामान मंगाया। मैं 3 दिन बाद उसके रिफंड के लिए और रिटर्न के नाम पे भी तो आ सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है मेरा। मैंने अपने घर में ये पॉइंट डे 1 से किया हुआ है कि जो भी मेरे घर पे पैकेट आएगा उसके जो लिफाफा है वो पूरी तरह नष्ट होके जाना चाहिए, कि वो एक चीज़ भी ना देख पाए, मेरा नाम, मेरा मोबाइल, मेरा कुछ भी वो नहीं देख पाए। मैं पूछता हूँ कि सामने बैठे हुए कितने लोगों ने इंस्ट्रक्शन अपने घर में दे रखे हैं और फॉलो किए हैं? तो आप तो खुद ही रास्ता दे रहे हैं। अगर आज ये आपके पास नोटिफिकेशन आता है 1 रुपये में फेस सीरम लीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो क्लिक करते हैं, नहीं करते हैं? और उसके बाद वो डिटेल मांगता जाता है और आप भरते जाते हैं क्योंकि आपको 1 रुपये में फेस सीरम लेना है। इंडिया में लोगों से डिटेल लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप उन्हें कोई भी एक ऐसा ऑफर दे दीजिए जिससे उनको लगता है कि बाकी लोगों ने लिया है तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं। तो इट इज़ वेरी इजी। ट्रैप है। पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 6 मेरा ये है कि मैं ये कहा करता हूँ कि 3 तरह के लोगों से बच्चों को थोड़ा सा सावधान करिए। रिस्की रिलेटिव्स, नॉटी नेबर्स, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे पहचानना है? अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े ही स्वभाव के हैं, कि वो ओवर एंथुजियाज्म में रहते हैं, या जिनकी हरकतें आपको लगता है कि थोड़ी सी सस्पिशियस है, बच्चों को उनके बारे में हल्का फुल्का हिंट आप दे सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ पिछली घटनाओं से बताना चाहता हूँ। ये अच्छी खासी एक फादरली फिगर है, या इनके पास ठीक ठाक साधन है। ये फैमिली में किसी बच्चे को या लड़की को आइडेंटिफाई करते हैं
और उसके बाद ये इस तरह की बातें करने लगते हैं, देखो वैसे तो मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। ये बहुत इजी ट्रैप है और प्राय ये बच्चों की उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो आप अभी पूरा करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अंदरूनी लोग होने के कारण इस गैप को वो जानते हैं, क्योंकि उनके सामने चर्चा हुई है या बच्चे इनको बता जाते हैं, बेटा सब लोग फ़ोन लिए घूम रहे हैं, तुम्हें ही फ़ोन नहीं मिला, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें फ़ोन दे दूँ। बहुत ईजी ट्रैप है। मैं हूँ ना, मैं तो दोस्त जैसा हूँ, और ऐसा हो रहा है। विश्वास मानिए, 35 से 45 साल वाला व्यक्ति 10 से 15 साल 16-17 साल के बच्चों के साथ जो ये दोस्ती कर रहा है, और वो ये सोच रहे हैं मेरे पापा तो मेरी बात नहीं समझे, लेकिन इन अंकल ने समझ लिया है, इन 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 नेबर ने समझ लिया है, बेटा मेरे पास PSP है, मेरे पास ये है, आओ खेल लेते हैं, मेरा लैपटॉप में नया गेम लोड हुआ है, आओ ले लेते हैं। मेरे समय में जो चीज़ 10 रुपये की चॉकलेट से होती थी, आज वो एक लैपटॉप के गेम से हो सकती है। चीज़ें वही हैं, केवल बहकावे बदले हैं। तो ये हम बच्चों को टिप देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अचानक से दोस्ती के ऑफर्स दे रहा है तो मम्मी पापा की नॉलेज के बिना वो दोस्ती में आगे नहीं बढ़ना है अपने को। कई बार सर ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स किसी को मना ही नहीं कर पाते, उनके सामने ही ऑफर किया जा रहा होता है, और पेरेंट्स समझते हैं कि ये तो देखो कितना अच्छे से हमारे बच्चे की केयर कर रहे हैं और अच्छे अंकल हैं, बेटा ले लें, हाँ बेटा बेटा ले लो। ये स्थिति मैं बहुत हद तक आपकी हर बात को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि पेरेंटिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के समय आ गया है। अब ये नया नोशन आ गया जो आप बता रहे हैं कि अंकल कोई बहुत ज़्यादा आपका केयर कर रहे हैं, बेटा बचना। बिल्कुल वो अंकल केयरिंग हमसे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जन्म दिया है आपको। अंकित ये बताओ जी, इस देश में एनवायरनमेंट रोकने के लिए कानून लाना पड़ा 60s में, उससे पहले क्यों नहीं लाना पड़ा? कंज्यूमर्स के लिए एक्ट लाना पड़ा, दोबारा रिवाइज करना पड़ा, पॉक्सो लाना पड़ा जी। पॉक्सो पहले क्यों नहीं आ गया? पॉक्सो 1947 में क्यों नहीं आया जी? सवाल ये है कि सोसाइटी जब एनवायरनमेंट के प्रति, कस्टमर्स के प्रति और हमारे समाज के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलेंगी, उसके हिसाब से हमें सिस्टम्स तो लाने पड़ेंगे ना। जो टिप उस समय बिल्कुल फालतू दिखती थी कि स्ट्रेंजर से कुछ लेके मत खाना, तो 80% जब बच्चों का अब्यूज़ करने वाले घर के लोग हो जाएंगे, जान पहचान के लोग हो जाएंगे, तो टिप तो बदलनी पड़ेगी ना, कि बेटा किसी से भी कुछ लेके मत खाना। या ये सामने सुनने वाले लोग ये कह सकते हैं कि नवीन साहब की दूसरे नंबर की टिप समझ नहीं आई या चौथे की टिप नहीं आई, क्योंकि हर घर के सर्कमस्टेंसेस अलग है। बिल्कुल, अगर कोई ये कहे कि सातों मुझ पे लागू होनी चाहिए और हर तरह से लागू होनी चाहिए, मैं ये दावा कभी नहीं कर सकता। बट मुझे नहीं पता आपके बच्चे को इनमें से कौन से तरीके से लुभाया जाएगा। यू नेवर नो, आई नेवर नो। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो बच्चे को सारे सवाल तैयार कराऊंगा ना, पता नहीं एग्जाम में कौन सा आ जाएगा। ठीक बात है। पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोशल मीडिया पे रिलेटेड है कि अगर आपका बच्चा, मतलब ये कुछ तो डिजिटल टच जो मैंने 4th नंबर पे बताया था उससे भी रिलेटेड है, लेकिन 7 को हमने हाल में इंक्लूड किया है, ये कहते हुए कि सोशल मीडिया पे जब बच्चे प्रोफाइल बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस तरह के प्रोफाइल को देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे कहाँ पर हैं। आप देखेंगे इंस्टाग्राम को, आप देखिएगा अंकित, और आप तो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, आपको बहुत छोटी बच्चियों के इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस एज में उनको इस तरह के डांस मूव्स करने चाहिए या इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए या इस तरह का एक्ट करना चाहिए। तो आपके बच्चे, मैंने कई, मेरे रिलेटिव, मैं नाम नहीं लेता, और कई मेरे जानने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे ने सोशल मीडिया का चैनल बनाया है और सर आप उसको लाइक करके फॉलो करिए। मैं आपको सही कह रहा हूँ, बच्ची की उम्र 14 या 16 साल है, वो वीडियो बना रही है, और मैं जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड देन मुझे ये उलाना आता है कि अंकल आपने लाइक करके कमेंट नहीं किया, व्हाट कमेंट आई शुड मेक ऑन दैट। तो 7 नंबर की टिप मेरी ये है कि आप उस बच्चे को इतना ज़बरदस्त एक्सपोज कर रहे हैं। नाउ वन डे, आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कई सेलिब्रिटी ऐसी हैं, मुझे देख के ये हैरानी होती है कि ये सेलिब्रिटी क्यों है और हमारे देश के बच्चों को हम क्या आइडियल देना चाह रहे हैं। मेरे आपके आइडियल क्या हुआ करते थे? हमारे आइडियल भगत सिंह थे, या कोई सोशल मीडिया था ही नहीं सर हमारे समय में, सोशल या तो बिजनेस में कोई हम किसी बड़े इंडस्ट्रीज को फॉलो करते थे या वो करते थे। लेकिन आज के बच्चों के वो लोग हैं जो पुलिस को थप्पड़ मारते हैं या गलत एडवेंचर करते हैं या उल्टे काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के प्रति, फॉर एग्जाम्पल, आप फिल्मों की बात कर रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पुष्पा फिल्म से क्या मैसेज मिलता है? आई थिंक एसपी को थप्पड़ मारना। आप सेकंड की वेट कर रहे हैं कि सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट भी आएगा। मेरा सवाल ये है, पुलिस को पीटना इन है और इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये स्मगलिंग करके चीज़ें छुपा के लेके जा रहा है तो हमारी अंदर की भावना कह रही है ये पकड़ा नहीं जाना चाहिए।
किस तरह की मैसेजिंग हम कर रहे हैं। सर सच में कि अभी रिसेंट टाइम में जो फिल्में आई हैं, कबीर सिंह करके कोई फिल्म थी, पुष्पा, एनिमल, ये समाज के एक, और इसको इतना मास में अप्रिसिएशन मिल रहा है कि समाज की चिंताएं बढ़नी चाहिए बजाय इनके रेवेन्यू के। टीनेजर्स के लिए ये फिल्में इतना बुरा असर डालेंगी क्योंकि ये गलत मैसेजिंग कर रही हैं, गलत चीज़ों को हीरोइज्म में चेंज कर रही हैं, और इसका खमियाजा समाज और पेरेंट्स सबसे पहले भुगत रहे हैं कि बच्चों को लगता है कि ये तो बड़ी इन चीज़ है, इसी में सारा हीरोइज्म है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई सेलिब्रिटी इन बच्चों को फिर ऑफर दे दे, आपका प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ पर आकर मुझसे मिलिए, फिर मैं देखता हूँ अखबार भरे पड़े रहते हैं, बहकावा दे के होटल में बुलाया और गलत काम किया, और ऐसी खबरें आमतौर पर आती हैं। तो ये 7 नंबर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे की सोशल मीडिया एक्टिविटी को आप रोक नहीं सकते तो कम से कम इस तरीके से एनकरेज मत करिए, और उस पर कोई ना कोई प्रोफाइलिंग तो आपको लगानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं नहीं मैं बच्चे की ह्यूमन राइट समझता हूँ, या मैं बच्चे के ऊपर कोई पुलिसिंग या मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है, देन फिर आप इससे आउट हैं। इसका मतलब आपने कोई और अरेंजमेंट बहुत अच्छे कर रखे होंगे, क्योंकि आप हर चीज़ तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। दुनिया इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि आप नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कितने तरीके से, पहले एक गुड मॉर्निंग से शुरू करके, कोटेशन भेजने से शुरू करके, बच्चे को एक ऑफर भेजने से शुरू करके उसको ये एहसास करा रहा है मैंने आपके डांस मूव दे हुए, यू कैन डू लाइक दैट, और अगर आप यहाँ आते हैं तो आज सर यहाँ आने वाले, आ जाइए। बड़े आराम से बच्चे उस ट्रैप में जा रहे हैं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। तो ये 7 टिप मैंने जो आपको बताई कि सोशल मीडिया पे क्या हो सकता है, डिजिटल टच कैसे हो सकता है, कुरियर आने वाले या सामान देने वाले लोग कैसे आ सकते हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जो जब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बता रहा था कि अगर आपके घर पे कोई रिपेयर करने के लिए आ रहा है, अब उसको तो अंदर लेना पड़ेगा, एसी की रिपेयर करने आया है या शावर खराब हो गया है या समथिंग लाइक दैट, तो कोशिश करिए कि ऐसे मत करिए भैया कभी भी आ जाना, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अब आप कहेंगे अगेन धर्म संकट ये हो सकता है, वो आदमी ने समय ये दिया है, अरे सर मेरे पास तो 100 काम है, मैं तो इसी समय आ सकता हूँ, 11 बजे मुझे कौन मिलेगा, अरे यार मेरा बेटा मिलेगा 7 साल वाला, तो ना हो। यू हैव टू सी वेदर आप क्या करना चाहेंगे इसमें। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कौन से दरवाजे से, कौन सी लीकेज से चीज़ें खराब होने वाली हैं ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम ये 7 चीज़ें पैक कर दें, बच्चों को ये 7 हिंट अगर हमने सिखा दिए, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ। ठीक बात है सर। इस बात में ना जो आपने लास्ट में एक लाइन बोली कि आप अपने बच्चों को लेकर के इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि अब ठीक है, फिर तो आपने रिस्क का कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया है, क्योंकि हमारी हर बात का एक दूसरा रास्ता भी निकलता है। जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं कि मैं तो इसलिए अभी से ये चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में उसको बड़ा बनना है। पेरेंट्स बच्चों को लेके इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं क्योंकि आप तक अगर ये मैसेज आ रहा है कि सर उसको फॉलो कर लेना या लाइक कर लेना, दैट मीन्स पेरेंट्स का इंटेंशन है कि वो सेलिब्रिटी बनेंगे तो उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस तरफ धकेलने का भी रास्ता बनाया है कि ठीक है इतना रिस्क हम देख लेंगे, क्योंकि फिल्मों में दिखाया गया कि इतना तो होता है। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी ना कि कई बार पेरेंट्स बच्चों को डांट देते हैं जब वो शिकायत करने आते हैं, ये सच है सर। वही अगले बार उस अननोन अंकल को बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। बिल्कुल सही है। कि इसकी तो सुनता कौन है, और वहाँ से वो बच्चा फिर समाज के लिए बहुत बड़ी निराशा लेके आता है। ये तो हुआ हमारे 7 टिप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द बैड टच। टीनेजर्स के लिए 14 से 18 साल के बच्चों के लिए मैसेजेस। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं किड्स वाला एक बार वो कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारी एक आखिरी स्लाइड आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि कोई गंदे अंकल आंटी आप तक पहुँच गए हैं और आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल प्लस है, उसकी हड्डियाँ थोड़ी सी विकसित हो गई हैं, तो ऐसे में वो अगर सेल्फ डिफेंस सीखता है तो कुछ कारगर हो सकता है, और वो भी डिपेंड करता है कि दूसरे वाले व्यक्ति की ताकत उससे कितनी ज़्यादा है। बट सेल्फ डिफेंस एक अच्छी चीज़ है, उसको आप अपने तरीके से देखिएगा। लेकिन अगर कोई 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को भले सीख ले, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ उतनी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर पूरे एक्सपर्ट्स ने, या केवल इंडिया ही नहीं, मैंने नेट पे देखा है, इवन बाहर भी एक तरीका सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, जो कि मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है और उस तरीके का नाम है नो गो टेल। नो का मतलब ये है कि अगर बच्चे को ये महसूस होता है कि अब ये अंकल आंटी मुझे गलत तरीके से टच करने वाले हैं, तो सबसे पहले होता है जोर से चिल्लाइए नो।
यानी कि बच्चे को ये सिखाइए कि अगर कोई अंकल आंटी टच करे तो ट्रॉमा में नहीं जाना है। बच्चे नॉर्मली ट्रॉमा में चले जाते हैं, ये अंकल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे को सिखाइए कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई कुछ करे हिम्मत करो, बाहर आओ ट्रॉमा से और चिल्ला दो नो। 80% मामलों में चूंकि जान पहचान के लोग हैं तो जितना डर बच्चे को लग रहा है उतना ही डर उसको भी लग रहा है। ये बात हमें पकड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं 80% का डेटा जब देखता हूं तो पहले तो मैं नेगेटिविटी के हिसाब से डिस्करेज होता हूं, फिर मेरे अंदर हिम्मत आती है कि नवीन हम अगर सारे मेहनत करेंगे तो इंडिया से इन 80% केसेस को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। वो 20% जो हार्डकोर और क्रिमिनल वाले होंगे वो हम देखेंगे, बट 80% मामले तो बहुत हैं अगर रुक जाएं। तो जोर से नो चिल्लाने से एक तो उस आदमी को ये गलतफहमी दूर हो जाती है कि बच्चा ट्रॉमा में गया या उससे डर गया। नंबर 2, वहां से भागना है। अब कोई लोग सवाल पूछते हैं अगर कमरा बंद है तो कैसे भागेंगे, को घर में कोई नहीं है तो भाग के जाएगा कहाँ। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बच्चे को ये टिप देना पड़ता है। पॉसिबली वो जहाँ भी भाग सकता है, अगर वो उस कमरे से भाग सकता है, उस फ्लोर से भाग सकता है, घर के बाहर भाग सकता है, बट ये सिखाना होता है कि आप कैसे भी करके भागिए। ये ट्रॉमा उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार ये चिल्ला दिया, इसकी मदद आ रही होगी कहीं से इतनी जोर से। नंबर 2, ये भाग गया है, इसका मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है, ये मेरे इन्फ्लुएंस से डरा नहीं है। और फिर हम बच्चे को कहते हैं अगर आपने ये बात अब जाके किसी रिस्पॉन्सिबल मेंबर को नहीं बताई टेल, तो वो अंकल दोबारा मौके का फायदा उठाएगा और अब की बार तुम्हें नो नहीं चिल्लाने देगा। तो इंडिया में ज्यादातर अंकित क्या होता है, बच्चे नो गो पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में टेल पे नहीं आते, एंड अगेन वी आर रिस्पॉन्सिबल। नो गो, अब मैं बच गया रहने देता हूं, नहीं, नो गो टेल। उस अंकल को अपनी जिंदगी से बाहर करना है, नहीं तो अगली बार वो तुम्हें चिल्लाने का मौका भी नहीं देगा, या तुम्हारे किसी छोटे बहन के साथ इसको ट्राई कर सकता है और जीवन क्षति भी हो सकती है सर। उसको अपनी फैमिली से दूर करना है। तो नो गो टेल तीनों स्टेप करने हैं, और तब तक बताना है जब तक कि मम्मी पापा हमारी बात को सुन ना लें। चाहे मम्मी किट्टी पार्टी में गई हो, चाहे पापा फ़ोन पे लगे हुए हों, चाहे मम्मी किचन में बिजी हो, तब तक बताना है जब तक कि वो तुम्हारी बात को सुन ना लें, क्योंकि ये नॉन निगोशिएबल है। सर आपने आज सेशन की शुरुआत में सत्यमेव जयते का जिक्र किया था। जिन आमिर खान ने समाज की इन बुराइयों के ऊपर ये सेशन किया था, उन्हीं की बेटी ने सोशल मीडिया पर आकर के चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर पब्लिक में जानकारी दी थी कि मेरे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। तो कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति, चाहे वो जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि स्लम्स के लोग भी हो सकते हैं और बड़े लोग जिनको हम ये मानते हैं कि ये सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी भी स्तर पर हो सकता है। और निश्चित ही जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं और जितने भी गार्जियंस हमें सुन रहे हैं, वो इस बात को बहुत पॉजिटिव नोट पर लें। हम आप पर संदेह नहीं कर रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन नौनिहालों के लिए आप बहुत खूबसूरत भविष्य देना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी एक्स्ट्रा केयर आपको और खूबसूरत समाज बनाकर देगी। इसी उद्देश्य से आज का ये सेशन किया गया है। सर, टीनेजर्स के लिए भी प्लीज़, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आजकल आप टीनेजर्स को भी कुछ टिप्स देते हैं। टीनेजर्स के मामले में हमें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरा एक अलग से मॉड्यूल कर लें तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। और मेरी आखिरी टिप जो किड्स वाली है वो मैं एक बार दे देता हूँ, यहाँ से थोड़ा एडिट कर लीजिएगा जी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मुसीबत में घिरे हुए हैं और उनके पास एक फ़ोन है और वो मदद मांगने की स्थिति में है और आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, मम्मी पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है, डिस्चार्ज है या आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो 1098 एक चाइल्ड लाइन जो है हम उसका भी प्रचार करते हैं। यानी कि हमारे मैसेज 3 किस्म से जाते हैं। एक तो ये हम 7 टिप्स देने पे भरोसा करते हैं, दूसरा हम नो गो टेल का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं बाकायदा, और तीसरा 1098 यानी कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं किससे मदद मांगूं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे 1098 को यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1098 केवल चाइल्ड अब्यूज़ के लिए काम नहीं करती है, वो चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के लिए भी काम करती है, बिकॉज इट इज़ चाइल्ड लाइन। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो सब पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं और बच्चों तक ये नंबर इसलिए पहुंचा दें कि अगर किसी समय वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो किसी को तो अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पे जो टीम होगी वो बच्चे की लोकेशन फ़ोन के हिसाब से ले लेती है और आ जाती है। आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, बहुत वेल रिसर्च्ड जानकारियाँ थी। मैं शुरुआत में जिस सवाल को पूछना चाहता था अब उसे एंड में पूछता हूँ। आपका इस चीज़ के लिए मोटिवेशन क्या था? देखिए, मोटिवेशन कई बार आदमी सोचता है कि या तो किसी के साथ वो लाइफ में हुआ होता है तो ये मोटिवेशन बनता है। मैं जब फीमेल फिटिसाइड के लिए काम कर रहा था या बाद में मैंने बैड टच के खिलाफ काम शुरू किया है, मैं केवल इतना कहूँगा कि मैंने केवल अपने आप को उस रूप में इमेजिन करके कुछ देर के लिए सोचा, तो मैं सोच नहीं पाया।
कि मैं अगर अपने आप को ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में वो भ्रूण हूँ जो किसी पॉलिथीन में डाल दिया गया हूँ और मेरी हाथ और टांगे लटक रहे हैं और फिर मुझे झाड़ी में फेंक देंगे और मुझे कुत्ते खाएंगे, इतना इमेजिन करना मेरे लिए काफ़ी था कि कन्या भ्रूण हत्या गंदी क्यों है। और चाइल्ड अब्यूज़ में अगर कोई लड़की जो स्कूल में आती है और इसलिए घर नहीं जाना चाहती है कि अब शाम होगी और अब रात होगी और वो अंकल मुझे परेशान करेंगे, इतनी सेंसिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करना काफ़ी है। और अगर आप अपने आप को उस शूज़ में डाल के कंपैशन के साथ काम शुरू करेंगे, यही कांस्टेंट मोटिवेशन है। आज आप राजस्थान की लगभग 65,000 स्कूलों में, अगर मैं सही हूँ, 65,000 स्कूलों में हमने एक साथ किया था जब मैं स्कूल एजुकेशन में सेक्रेटरी था। बस वो लास्ट मोमेंट शेयर कर दीजिए। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट। ये बहुत अच्छी बात ऐसे हुई थी कि देखिए, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था बिल्कुल अपने गैर सरकारी स्तर पे, सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी को देखते हुए कि समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो शनिवार के दिन स्कूलों में जाएं। एक्चुअली सैटरडे फॉर सोसाइटी हमारा एक थीम है कि शनिवार के दिन सबकी छुट्टी होती है, ज़्यादातर लोगों की, कुछ कंसल्टेंट्स की भी छुट्टी होती है, बाकी लोग भी फ्री होते हैं, तो शनिवार के दिन स्कूलों में जाओ और प्रोग्राम करो। 2019 से हम इसी थीम पे चल रहे थे, या अपनी नौकरी शुरू होने से पहले, क्योंकि स्कूल कई बार 7:30 भी खुल जाते हैं, या नौकरी शुरू होने के टाइम से पहले जाके सेशन कर दो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये काम तो हम कर ही रहे थे और 2019 से लेकर 2023 तक ये काम लगातार चल ही रहा था। मुझे 2023 में स्कूल एजुकेशन में सेक्रेटरी बनने का एक मौका मिला, तो मेरी मन वांछित जो मुराद थी वो ये थी कि हम इसको सरकारी स्कूलों में ऑफिशियली कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार में नो बैग डे का एक रूल है, जो कि शनिवार के दिन पढ़ाई नहीं होती है। तो एक तरह से सैटरडे फॉर सोसाइटी और नो बैग डे का आपस में मिलान हो गया। तो हमने ये तय किया कि इस साल 2023-24 में हम लोग राजस्थान के सभी स्कूलों में इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। अब सवाल ये था कि स्कूल तो 65,000 हैं स्कूल राजस्थान सरकार के, 65,000 स्कूलों में प्रोग्राम को कैसे लेके जाएं, कितना समय लग जाएगा। तो किसी ने ये आइडिया दिया टीम में कि सर अगर एक दिन में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। मुझे लगा इस कोर्स की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैसेजिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगस्त में हम ये काम करेंगे। हम लोगों ने जुलाई में इसकी बेसिक तैयारियां कर ली, मैंने मई में ज्वाइन किया। तो जुलाई 2023 में सारी बेसिक तैयारियां करने के बाद 11 अगस्त 2023 को हमने एक बड़े ऑडिटोरियम में 400 के 3 मास्टर ट्रेनर के सेशंस किए। मैं खुद मास्टर ट्रेनर था, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट तो हमारा बहुत अच्छा डेवलप हो चुका था। वो कंटेंट हमने यूं का यूं सरकार को दिया, सरकार ने एक प्रोग्राम का नाम रखा और हमने 1200 टीचर्स को सेम डे ट्रेन किया। टीचर्स को दो तरीके से बताया गया। पहले 45 मिनट में ये बताया गया वाई, यानी कि हमें ये क्यों करना चाहिए। और जब वो कन्विंस हो जाते हैं 45 मिनट में, डिफरेंट कटिंग्स देख के, डिफरेंट वीडियोस देख के, कि नहीं सर हम इसे एक टीचर के तौर पे नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पे करेंगे, तो अगले सवा घंटे में हम उनको ये ट्रेंड कर देते हैं कि अब उनको स्कूल्स में जाके सेशन लेना कैसे है। तो 2 घंटे के सेशन में हम एक तरह से 1 घंटे का सेशन लेने का बहुत अच्छा सिखा देते हैं। उन 1200 टीचर्स ने 50 जिलों में जाकर 50-50 टीचर की एवरेज से 60,000 टीचर को तैयार कर दिया। और उन 60,000 टीचर्स ने आगे अपने हिसाब से स्कूल में 1-1, 2-2 टीचर्स को और तैयार कर दिया। कारण कि जिन स्कूलों में 500 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर 2 टीचर ट्रेंड किए, 800 से ज़्यादा हैं 3 टीचर ट्रेंड किए। लेकिन ये एक चेन रिएक्शन मॉडल से हुआ। जब हमारे पास पर्याप्त नंबर में टीचर्स ट्रेंड हो गए, 24 अगस्त के दिन मैंने एक यूट्यूब लेक्चर के थ्रू रिवीजन करवा दिया। ईयर 2023 या 26 अगस्त 2023 का वो दिन था जिस दिन हमने तय किया था कि एक ही दिन सुबह 8 से 12 के बीच में एक साथ सारे सेशंस होंगे। किसी स्कूल में 1, ज़्यादातर में 1, बहुत सारों में 2 और कुछ में 3 सेशन। सुबह 8 से 12 के बीच में ये मिशन हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी 65,000 स्कूलों में एक साथ 63 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, SDMC के सदस्यों ने ये ट्रेनिंग ली। इसका रिपीटिशन हमने अक्टूबर में किया, यानी कि फर्स्ट रिवीजन, और फरवरी 2024 में हमने इसका सेकंड रिवीजन किया। और मैं दावा करता हूँ कि पूरे प्लेनेट पे ये अपने आप में पहला थीम था जब एक साथ इतने बच्चों को केवल गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। और इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में हमारा ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ और हमें इसका सर्टिफिकेट भी मिला है। और हमें फ़ख्र है कि हम इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर पाए। और सरकारी स्कूल्स में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना है। आज बच्चे जो हैं समझ गए हैं इस बात को। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि आप किसी स्कूल में जाके अगर आज बच्चों से चर्चा करेंगे, वो किसी मायने में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम जागरूक नहीं है।
बहुत सही सर। आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो निश्चित ही समाज के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेंगे और आने वाले समय में ये सेशन भी बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का माध्यम बनेगा कि आफ्टर ऑल हमें समाज को कितना खूबसूरत देखना है। आज सर के एक आइडिया ने कि कैसे इस काम को मैं बहुत ग्रास रूट लेवल तक ले जाके कर सकता हूँ, वो आपके सामने एक मिसाल बन गया है। आपकी जिम्मेदारी केवल आपके परिवार तक भी अगर आप निभा लें, क्योंकि आपने तो 65 लाख बच्चों तक एक दिन में भी अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज के इस सेशन के माध्यम से आप कसम खा लें कि मैं मेरे घर में और मेरे जानने वालों में से नहीं होने दूंगा, तो एक बहुत खूबसूरत भारत हम सब देख पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।